देश को बर्बाद करने में मेन स्ट्रीम मीडिया सबसे बड़ा रोल अदा करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश की हवा को लेकर भी, इसकी वादियों को लेकर, इसके रंग को लेकर आप दुनिया में सर उठाकर चल सकते हैं, लेकिन इस देश की मीडिया के बारे में आप दुनिया के किसी भी देश में सर उठाकर नहीं चल सकते। 2014 से लगातार अगर आप देखेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम सेक्युलरिज्म, ये सब बंद करना पड़ेगा। अब सिर्फ राष्ट्रवाद होना होगा। कि भाई डेवलपमेंट पे कब बात होगी, रोजगार पे 15 लाख कब आएंगे, 15 लाख कब आएंगे। कोरोना वायरस में जिस तरह से लोग मर रहे थे, लोगों की लाशें पानी में, तालाबों में तैरते हुए नजर आ रही थी, तो इसको बताने के बजाय मेन स्ट्रीम मीडिया ये बताने में लगा हुआ था कोरोना जिहाद, यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम। उनका नाम पूछकर मारा गया। नाम पूछकर, भाई नाम पूछकर तो तबरेज को ही मारा गया था। बिल्कुल, तो ये तो तब भी चला, वो भी गलत था। वो भी गलत, ये भी गलत है। आतंकवादी देश को तोड़ना चाह रहे थे, तो मीडिया आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है जो देश को और तोड़ रहा है। यही बात करके हिंदू मुस्लिम बोलकर वो लोग तोड़े। अब आप हिंदू मुस्लिम बोलकर डिबेट चला रहे कि मजहब के नाम पे आग भड़काई जा रही है, इसमें घर सारों के चलेंगे। वहाँ भी आतंक की नाम पूछकर मारे हैं, और पिछले कई सालों से मुसलमानों को भी यहाँ पर नाम पूछकर पेंसिल की जा रही है। वो लोग भारी ठेला बंडी लगाने वाले जो मुसलमान हैं, फुटपाथ पे कारोबार करने वाले मुसलमान हैं, उनसे नाम पूछ रहे हैं, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, फला का नाम अब्दुल्ला है, फला का नाम अब्दुल रहीम है। ऐसे नाम पूछ कर उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। और कोई हिंदू है तो उसको बोला जा रहा है कि यहाँ पर तू अपना नाम लिख के लगा। वो भी धर्म पूछ कर वहाँ पर मारे हैं कश्मीर में, तुम भी धर्म पूछ कर यहाँ पर जुल्म कर रहे हो। तो फर्क क्या है कि जो हाल ही में मोदी सरकार ने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो यहाँ पर पास करवाया है, इससे इसका मकसद क्या है। बार बार मोदी सरकार ये कहते नजर आ रही है कि हमने मुसलमानों के फायदे के लिए तब्दीली की है। ऐसा नहीं है। अगर मुसलमानों के फायदे के लिए तब्दीलियां होती तो क्या मुसलमान आपको सड़कों पे नजर आते? घर में बैठे हुआ एक सड़क चाप बच्चा भी, छोटा मामूली, वो भी क्या कर रहा, फेसबुक पे मक्का मदीना के फोटोज को जो है ना बेरहमती करते हुए नजर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कमेंट करते नजर आता है। भी उसको ये ख्वाहिश है, उसको ये मालूम है मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों के पैगम्बर को गाली दो, मुसलमानों के मजहब को गाली दो, ये लोग एहतजाज करके हमको हीरो बनाएंगे। इसको भी फेमस होना है, मुसलमानों के मजहब को गाली दो। ये ट्रेंड बन गया है। हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े एक्सीडेंट्स के पेशेंट हैं या बड़े डिसीजेस के पेशेंट हैं, तो उनकी फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी एक मुहिम स्टार्ट किए थे आप। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बाहर कई ऐसे मजबूर, परेशान और बेबस लोग आपको नजर आएंगे जो एक अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि उनकी कोई आकर मदद करेगा। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत ऐसी है, कोई पेशेंट बाहर मरना पसंद करेगा लेकिन उन हॉस्पिटलों में एडमिट होना पसंद नहीं करेगा। माइक्रो फाइनेंस जिसका बड़ा मशहूर ये रहा है कि भाई संघ, तो किस तरीके से आपने इन चीज़ों को हैंडल किया, कैसे आपने इस इशू को उठाया? माइक्रो फाइनेंस संघ के नाम पर जो हर मोहल्ले में, हर घर में एक फितने की तरह फैल गया था, और आज भी इसकी जड़ें फैली भी हैं, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर तकलीफदेह यह है, औरतें जो मजबूर हैं उनको इस्तेमाल करते हुए सेक्स रैकेट यहाँ पर चलाया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो अपना काम भूल गया है, अपनी जिम्मेदारी को भूल गया है, वही चीज़ को आगे बढ़ाते हुए लोगों का एक आवाज़ बनते हुए डिजिटल मीडिया उभर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है दी HRS शो पर। और आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है जिनकी हम आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं। आपका नाम है मोहम्मद वसीम शेख, एडिटर इन चीफ गुलबर्गा हेडलाइंस एंड स्टेट प्रेसिडेंट फॉर कर्नाटका डिजिटल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब मोहम्मद वसीम शेख से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब हबीब साहब, आपने अपने इस स्टूडियो में हमें दावत दी, शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम सर। आप जैसे शख्सियात जिन्होंने ज़िंदगी में एक सफ़र तय किया है, जी, उनकी कहानी हमारे देश की जनता तक पहुंचाने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो कंटेंट हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, इससे हमारे देश और हमारी कौम का ज़रूर भला होगा। बिल्कुल, इंशाअल्लाह। वसीम भाई, आपसे ही जानते हैं आपकी कहानी। बताइए आपका सफ़र मोहम्मद वसीम शेख, जर्नलिस्ट, एडिटर इन चीफ, कैसे बना? जी देखिए, जिस तरह से अगर मेरी जर्नी की अगर बात की जाए, गुलबर्गा में एक मैं बहुत छोटे फैमिली से बिलोंग करता हूँ गुलबर्गा में जी। और 2015 से मैंने जर्नलिज़म शुरू किया है। उससे पहले की अगर कहानी अगर आप जानना चाहेंगे जी। तो मैं स्कूल वक्त से ही जो है स्ट्रगल करते आया हूँ अपनी लाइफ में। अच्छा। अपनी फैमिली की तमाम जिम्मेदारियाँ संभालनी थी, तो स्कूल कि जो समर हॉलीडेज़ होते थे जी। उस वक्त भी मैं, जब मेरे दोस्त क्रिकेट खेलने जाते थे या कोई दूसरे
स्पोर्ट एंटरटेनमेंट में, या समझ लीजिए दूसरे गेम्स अगर वो खेलने के लिए मुझे बुलाते थे, तो मैं अपने घर की जिम्मेदारियां संभालने में इतना मशगूल था कि आप पे एक मैं वाक़या सुनाऊंगा। तो जब समर हॉलीडेज़ चल रहे थे, जब मैं तकरीबन 8, 9 या 10 साल का होऊंगा, उस जी। वक्त एक बेकरी में मैं काम पे जाया करता था। अच्छा, स्कूल डेज में ही आप जी जी जी। जॉब पे? समर हॉलीडेज़ जब होते थे तो घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी थी। हम्म। बेकरी में जब मैं काम पे जाया करता था, तो मुझे अच्छे से याद है, एक हफ्ता काम करने के बाद मुझे सैलरी मिली थी 5 रुपया। अच्छा। 5 रुपया जब मुझे मिला तो इतनी खुशी वहाँ पर हुई, तब से मुझे जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। तो अपनी जिम्मेदारी को वहाँ से मैंने स्टार्ट किया संभालना। तो आप देखेंगे उसके बाद भी मेरा 10th कंप्लीट हुआ, SSLC कंप्लीट होने के बाद QC हुआ, उसके बाद भी कई ऐसे चीज़ों में कई ऐसे फील्ड में मैंने काम किया। कंस्ट्रक्शन फील्ड में एज ए सुपरवाइज़र मैंने काम किया, और टेलरिंग, मेरे वालिद साहब टेलर हैं, तो उनके साथ भी मैंने टेलरिंग का काम किया कई साल। अच्छा। उसके बाद जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ, आप भी जानते हैं सोशल मीडिया में जिस तरह से लोग, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोबाइल जब सबके हाथ में आए, तो मैंने 2010 में सोशल मीडिया तेज़ी से इस्तेमाल करना शुरू किया। तो वहाँ पे मैंने देखा कि कई ऐसे इश्यूज़ हैं लोगों के, जिसको उठाना बहुत ज़रूरी है, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। कैसे पॉलिटिकल वीडियोस जब सोशल मीडिया पर आते थे, जी। और पॉलिटिकल पोस्ट जब सोशल मीडिया पर आते थे, तो मैं उस पर कमेंट्स करता था, अपने अपने जो नज़रियात हैं उसको शेयर किया करता था। अच्छा। तो कई लोग उस पर नज़र रखते थे, अच्छा। तो मेरे जो कमेंट्स हैं उसको पढ़ते थे, उसको उस पर गौर करते थे। मुझसे जब मुलाकात होती तो बोलते थे कि तुम बहुत अच्छे से कमेंट्स उस पर अपने रखते हो, आपकी राय बहुत अच्छी है। अच्छा। तो 2015 या 16 में मज़हर हुसैन एडवोकेट, अच्छा। जिसका बहुत बड़ा रोल है, आज मैं इस मुकाम पर हूँ, अच्छा, ये माशाल्लाह। बोलना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं। और जी। मेरे बड़े भाई अच्छा। अदीम शेख का भी बहुत बड़ा रोल है, जी। आज मैं इस मुकाम पे हूँ, अच्छा। क्योंकि उन्होंने मुझे गौर किया कि मेरी जो राय रखने का जो अंदाज़ था, मेरे जो कमेंट्स जो मैं शेयर करता था, पॉलिटिकल इशू हो या नॉन पॉलिटिकल इशू, कोई भी जी। चीज़ों पर जब मैं बात करता था, तो वो लोग उस पर गौर करते थे। तो मुझसे जब उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप एक एज ए जर्नलिस्ट लोगों की आवाज़ उठा सकते हो, बात कर सकते हो। तो जब उनका मशवरा मुझे मिला, तो मैंने सोचा मैं कैसे जर्नलिज़्म कर सकता हूँ, कैसे इस चीज़ में मैं आ सकता हूँ। तो 1-2 बार उनसे बात हुई, उसके बाद मैं उस चीज़ को नज़रअंदाज भी किया। फिर से उन्होंने मुझ पर ज़ोर डाला कि इस चीज़ को आगे लेकर जाओ, अच्छा। आपका इसमें फ्यूचर बनेगा। अच्छा। उन्होंने दूरअंदेशी मुझे ज़ाहिर की इस चीज़ अच्छा। में। अच्छा। तो फिर जो है 2015 की एंडिंग या 16 के दरमियान मैं जो है एज ए गुलबर्गा हेडलाइंस को एक ज़िम्मेदारी के साथ उस पर मैंने काम किया। उसके ज़रिए माइक लेकर लोगों से जब मैं सवाल करने निकलता था, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ, अब तक मैं जितने भी फील्ड में काम किया हूँ उसमें मुझे उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि हमेशा से मेरी अभी भाई एक सोच थी कि जब गरीबों की आवाज़ नहीं उठाई जाती थी, गरीबों के हक़ के लिए बात नहीं किया जाता था, सिर्फ ढकोसली बातें हमेशा नज़र आती थी, पॉलिटिकल लीडर्स के ज़रिए हो या चंद ऐसे, अब जिस तरह से अब मैं आपको ज़िक्र करूँ, 2014 के बाद से आप देखेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया का चेहरा ही बदल गया। मेन स्ट्रीम मीडिया को 2014 से पहले आप देखिए, और 2014 के बाद की अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को अगर देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों डिजिटल मीडिया आज इतना कामयाब हुआ है, लोगों की आवाज़ बन के उभर रहा है। तो कहीं न कहीं आप उस वक़्त के हालात और मुल्क के बदलते हुए जो पॉलिटिकल सिनेरियो थे, जी, इन सब में आप सोचना शुरू करें कि ये क्या होना चाहिए, आवाज़ कैसी उठानी चाहिए आवाम वही की। बता रहा हूँ ना कि तो आप उस वक़्त में ये बात भी थोड़ा-सा सोचे होंगे, डेफ़िनेटली मुझे ऐसी उम्मीद है कि अलग तरीक़े से क्या काम हो, क्योंकि अब जैसा आप ज़िक्र करें, जर्नलिज़्म पहले भी था और पहले भी सवाल उठाए जाते थे। तो जब आपको ये ख़्याल आया कि अब मैं ये फ़ील्ड को अपना करियर बनाऊँगा या इसमें अपनी ज़िंदगी को सर्व करूँगा, तो आपकी डिफरेंट अप्रोच क्या होंगी, आपने ये भी सोचा होगा? जी, बिल्कुल, बहुत जी। अच्छा आपने सवाल किया है। जी। मैं वही आपको बता रहा था, 2016 में जब मैं माइक लेकर निकल रहा था, लोगों से सवाल पूछ रहा था, लोगों के जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटर के सामने, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के सामने जब मैं रख रहा था, तो मुझे ये महसूस हुआ ये इतने ज़रूरी चीज़ें हैं, जिस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, ओके। जिसकी किसी की उस पर नज़र नहीं जा रही। मेरे अलावा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस पर इस पे काम कर रहे थे। जी।
तो मैं इस पर गौर करना शुरू किया कि मेन स्ट्रीम मीडिया 2014 के बाद से पर्टिकुलर एक पार्टी के लिए काम करना शुरू किया, उसका स्पोक पर्सन बनकर वो रह गया। तो अब देखिए जिस तरह से 2014 से पहले मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो काम कर रहे थे, 14 के बाद उनका नज़रिया बदल गया, उनका काम करने का तरीका बदल गया। जी जी, तो गरीबों की आवाज़ कौन उठाएगा? सही बात। मजलूमों की आवाज़ कौन उठाएगा? बेरोज़गारों की आवाज़ कौन उठाएगा? तो डिजिटल मीडिया एक ऐसा अल्टरनेटिव बन गया लोगों के लिए, जिसके ज़रिए लोग अपनी आवाज़ हुक्मरानों तक, एडमिनिस्ट्रेटर के सामने रख सकते हैं। तो जैसा आप जिक्र कर रहे हैं और हम भी देख रहे, आवाम भी जो है इस बात को विटनेस कर रही कि बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के जो स्टार फेसेस थे, जैसे कि अभिसार शर्मा है, रवीश कुमार है, और भी बहुत सारे ऐसे नेम हैं जो अपने दर्जे के जो है बहुत बड़े स्टार माने जाते थे लोग मेन स्ट्रीम मीडिया के। तो उनका भी यही स्टेटमेंट था कि अब जो मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन हाउसेस है, जो चैनल्स हैं, जो मीडिया हाउसेस है, दे हैव बिकम टूल्स इन अब पॉलिटिकल पार्टीज हैंड, ताकि वो उन लोगों के एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज वो लोग बन गए हैं। तो यहाँ तक ये लोगों ने भी सोशल मीडिया को अपना टूल बना लिया। तो अब उनके लिए प्रोडक्शन हाउसेस तो नहीं है, वो सारे बड़े बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया में, या तो अदानी के है या तो अंबानी के, ये होकर रह गया। तो ये लोगों ने भी सोशल मीडिया को ही अपना मेन स्ट्रीम मीडिया बना लिया। बिल्कुल। तो जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया में इन चीज़ों को उठा रहे हैं, पब्लिक के इश्यूज को उठा रहे हैं, तो आप दो चीज़ें बताइए कि एक तो जैसे कि मेन स्ट्रीम जो सोशल मीडिया यूज़ कर आवाज़ उठाने वाले लोग हैं या जर्नलिज्म करने वाले लोग हैं, इन लोगों की अप्रोच क्या है, इन लोगों के तरीक़े क्या होने चाहिए। दूसरा, जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं पब्लिक में, पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो लोग डिजिटल मीडिया को एज ए जर्नलिज्म के तौर पर काम कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होना चाहिए कि वो उन तमाम इश्यूज़ पर काम करें जिसकी ज़रूरत है आज के दौर में। अब आज का माहौल अगर आप देखेंगे, सिर्फ 3 से 4 चीज़ों पर ही आपको पॉलिटिकल लीडर्स के डिबेट्स देखने को मिलेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया के डिबेट्स देखने को मिलेंगे और पॉलिटिकल लीडर्स के स्पीचेस देखने को मिलेंगे। वो क्या हैं? जी, हिंदू मुस्लिम, जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जी, मस्जिद मंदिर, जी, यही रहकर महदूद रह गए हैं। सही बात। इसी पर जो है ना तमाम सियासी इलेक्शंस हो रहे हैं, सियासी बयानात हो रहे हैं, मीडिया में डिबेट्स हो रहे हैं। अफसोस की बात है जी। इससे मुल्क का क्या फ़ायदा होने वाला है? सही मुल्क का इसमें क्या फ़ायदा है? आवाम का क्या फ़ायदा है? आपका क्या फ़ायदा है? जी, मेरा क्या फ़ायदा है? सही बात। हिंदू का क्या फ़ायदा है? मुस्लिम का क्या फ़ायदा है? इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का फ़ायदा है, और मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बैठे हैं लोग, उनका फ़ायदा है, और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के दोस्तों का फ़ायदा है। आपको और हमारा और आवाम का क्या फ़ायदा है? डिजिटल मीडिया के जो ज़िम्मेदार आज काम कर रहे हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि और लोगों को इसमें आने की ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया एक पावरफुल टूल था लोगों के लिए। जी हाँ। आज वो जिस तरह से आपने कहा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बन के रह गया है। जी। तो डिजिटल मीडिया में यकीनन आज हम यहाँ बैठकर आवाज़ उठा रहे हैं तो पूरा मुल्क तो मुल्क पूरी दुनिया हमें सुन सकती है। जी। तो ये बहुत बेहतरीन हमें प्लेटफॉर्म मिला है अल्टरनेटिव तौर पे, लेकिन आज ये अल्टरनेटिव था, आज ये फ्यूचर बन गया है जी आने वाले दिनों में, और प्रेजेंट भी आज की भी ज़रूरत डिजिटल मीडिया ही लोगों के लिए है। जी। तो इसी के ज़रिए जो है ना तमाम इश्यूज़ पर, आप एक इशू की नहीं, हर इश्यूज़ पर डिजिटल मीडिया के ज़रिए ही तेज़ी से काम किया जा सकता है। तो आप जिस तरह से हमने स्ट्रगल किया है इन 10 सालों में, बहुत स्ट्रगल कर हम यहाँ तक आए हैं। आज के नौजवान अगर इसमें आना चाहें तो उतनी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल तक लोगों को उतने ये महसूस नहीं हो रहा था कि ये डिजिटल मीडिया भी कुछ है क्या। जी। ये क्या है, लोग माइक लेके निकल रहे हैं, फेसबुक पे एक आईडी बनाए, पेज बनाए हैं, निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको शिद्दत से काम करेंगे, आप इसको जिम्मेदारी समझकर काम करेंगे, तो ज़रूर इससे आवाम का भी फ़ायदा होगा, आने वाले दिनों में बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। कई सारे इश्यूज़ पर हमने काम किया है। जी। इश्यूज़ पे तो मैं आपको सवाल करने वाला हूँ। जैसे कि आपने जिक्र किया कि पब्लिक के जो मसाइल हैं, उन मसाइल का इन एजेंडेस के साथ में क्या बेनिफिट है जो इस वक्त में जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, ये उठाए बैठी है। हिंदू मुस्लिम रियल इश्यूज़ अपनी जगह है, बेरोज़गारी मसाइल बढ़ रहे हैं, राशन पानी का मसला है, रोड का मसला है, और जो अवाम पहले भी बेहाल और बदहाल थी मसाइल में, ट्रांसपोर्टेशन के रहिए, ट्रेन के कमियों के रहिए, टिकट्स की अवेलेबिलिटी के मसाइल हों, वो सब जैसे कि वैसे हैं और बढ़ गए हैं और ज़्यादा हो गए।
तो वो तो है, मैं आपसे सवाल करूंगा उन तमाम मसाइल पर जिन पर आपने आवाज़ उठाई है। एक बात जो रह गई वो ये कि सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट जो बन गए वो लोग तो अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी करना है वो आप बताएं। अब जो ऑडियंस है सोशल मीडिया पे जी, दो किस्म के हमारे पास में अब जो है अवाम का जहन है। एक वो लोग हैं जिनको न्यूज़ देखने का शौक़ है, वो बेचारे बार बार चैनल बदल बदल कर वो चैनलों पे जो एक सेट एजेंडा है, वो जो नफ़रत की सियासत चल रही है उसी को जहनों में डाला जा रहा है और हमारी मासूम पब्लिक जो है बैठकर वही कचरा अपने सर पे डाल रही है। बिल्कुल। वो पूरे ड्रामे वही हैं। हर एक जगह से एक एक पेड आदमी को बुला लिए, डिबेट पे बिठा दिए और वो पूरा हंगामा, एक झगड़े का माहौल। तो रोड पे भी किसी के झगड़े हो रहे तो लोग ठहर के देखते हैं ना, बस वही तमाशा टीवी में लगाया गया है। बिल्कुल। कि लोग ठहर रहे हैं और झगड़ा हो रहा है, वो इधर से चीख रहा है, इधर से चीख रहा है, जर्नलिस्ट बीच में वो चीख रहा है। अगर कुछ लोग इससे बेजार हो गए, अरे छोड़ो यार अब क्या है, न्यूज़ पे भरोसा नहीं रहा, लिहाजा लेट्स चेंज। तो अब जो लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, यहाँ दूसरी मुसीबत है, स्वाइपिंग फिंगर डिसीज। बस ये शेयर कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं, कभी मसखरे चीज़ें शेयर हो रही है, कभी ये शेयर हो रहा है। इस पर सोशल मीडिया यूज़ करने वाली पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? इस पर मैं एक चीज़ मेरे को याद आ रही है, मैं इस पर ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए, हम इस्तेमाल हो रहे हैं जी, मोबाइल के ज़रिए, हम सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं। कल तक आप अगर गौर करेंगे, पूरा जो ट्रैफिक था फेसबुक पर था, आज वो पूरा ट्रैफिक जो है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। जी, फेसबुक सिर्फ जिस तरह से आपने कहा पॉलिटिकल डिबेट्स के लिए और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए और महदूद रह गया है। जी, एंटरटेनमेंट जो है ना, पूरा इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे चला गया है और ऐसे कई और प्लेटफॉर्म आवाम के सामने हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, नौजवानों को खास करके टारगेट किया जा रहा है इंटरनेट के ज़रिए। फालतू की चीज़ें, बेहयाई की चीज़ें, नाच गाना, कॉमेडी के नाम पर गंदी गंदी चीज़ें दिखाना। आप अगर स्क्रॉल करेंगे फैमिली के साथ बैठकर आप इंस्टाग्राम नहीं देख सकते, सही बात। क्योंकि लोग भी वही देखना पसंद कर रहे हैं। अब जिस तरह से कहा आपने, लोग जो देखना पसंद करेंगे वही चीज़ आपके सामने आई। सही बात। अब आप और हम, अब ये जो आप हमारे बीच में जो पॉडकास्ट चल रहा है, ये अगर आप पब्लिश करेंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। बहुत कम लोगों की दिलचस्पी इन चीज़ों में है। ज़्यादातर लोग जो है ना, एंटरटेनमेंट देखना पसंद करेंगे, बेहयाई और फालतू चीज़ें जो लोग देखना पसंद करेंगे। तो नौजवानों से मैं यहाँ पर खास करके गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अच्छी चीज़ें देखना शुरू करिए। जब आप अच्छी चीज़ें देखना शुरू करेंगे तो अच्छी चीज़ें लोग बनाना भी शुरू करेंगे। ये सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए फ़ायदा भी उठाया जा सकता है, इसके ज़रिए नुकसान भी उठाए जा सकते हैं। आप अगर मेरे को एज एग्जाम्पल देखेंगे, मैं भी जो है ना सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करता था। जी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल मैं बेहयाई की चीज़ें देखने के लिए नहीं किया, जी, फालतू चीज़ें देखने के लिए नहीं किया। मैं फिक्र करता था, फेसबुक हो या दीगर जो भी प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे मैं देखता था इन चीज़ों को कि किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है। पॉलिटिकल लीडर्स इन वीडियोज़ के ज़रिए क्या बात कर रहे हैं, मीडिया इस पर क्या काम कर रहा है और हमारी एज ए सिटीज़न क्या जिम्मेदारी है। उन चीज़ों पर गौर करते हुए हमने अपने, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, अपने कमेंट शेयर किया करता था, एक फ़िक्र वहाँ पर अपनी ज़ाहिर किया करता था, उसके ज़रिए आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो इसके सोशल मीडिया का अगर आप लोगों के मुँह से सुनेंगे तो मोबाइल बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ज़रिए जो है ना फालतू की चीज़ है, इससे फ्यूचर ख़राब होगा। लेकिन सही अगर इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से फ्यूचर बना भी सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ आपको। जी, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जी, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके की अगर बातें होंगी तो ये अवेयरनेस पब्लिक में पहुँचेंगी और जो समझदार लोग हैं, जो ऐसा दिल रखते हैं कि जो उनसे सवाल करता है वापस कि भाई क्या कर रहे हो, बिल्कुल, तो वो ज़रूर ब ज़रूर जो है इस बात की फ़िक्र करेंगे कि वही मोबाइल और वही सोशल मीडिया कुछ और भी हो सकता है और उनका मकाम तब्दील हो सकता है। तो आपसे एक सवाल ये करना था, जब आप बताए कि आप इश्यूज़ को उठाना शुरू करें, तो गुलबर्गा में जैसे रोड्स के मसाइल हैं, तो रोड्स के जो इश्यूज़ हैं वो आपने उठाए पब्लिक के लिए। तो ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए जहाँ पे रोड के एक्सीडेंट्स भी बहुत सारे बढ़ गए हैं पिछले सालों में, तो जो है बहुत ज़्यादा हो गया है ये। तो किस तरीके से आपने रोड के इश्यूज़ को उठाया और फिर वहाँ पे क्या चैलेंजेस आपके सामने आए और इन इश्यूज़ को उठाने में पब्लिक ने आपका साथ कैसे दिया या फिर जो ज़िम्मेदार अथॉरिटीज़ हैं उनके रिस्पॉन्सेस कैसे आते हैं? बहुत अच्छा आपका सवाल है। जिस तरह से आपने कहा रोड के इश्यूज़ के लिए,
जब भी हम बचपन से गुलबर्गा में हम देखे हैं कि कई ऐसे सड़कें आपको नज़र आएंगी जहाँ पर जो है अच्छी सड़कें, अच्छा रास्ता बनने की वहाँ पर सख्त ज़रूरत थी। जी। तो जब हम वहाँ से गुज़रते थे तो काफ़ी मुश्किलों का सामना देखने को मिलता था। सही बात। तो वहाँ के लोगों से हमने बात की, वहाँ के लोगों ने हमें बुलाया, बताया उनकी तकलीफ़ें क्या हैं। तो हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए उस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिव और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के सामने हमने उस चीज़ को रखा, बताया, वहाँ के लोगों से बात की, लोगों ने भी अपनी शिकायतें वहाँ पर जाहिर करना शुरू की। हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए गुलबर्गा शहर में से कई सड़कें मैं आपको बता सकता हूँ कि हम लोग वहाँ पर उसको रेस करने की वजह से वहाँ पर सड़कें बनी हैं, वहाँ पे अच्छे रास्ते बने हैं, लोगों को आने जाने की सहूलत आज हो रही है। कई ऐसे मामले हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों ने अपनी वहाँ पर शिकायतें उन लीडरों के सामने रखी जिसको वोट देकर वो आज एमएलए या एमपी बनाए हैं। जी। उनके सामने वो चीज़ रखी, क्योंकि होता क्या था पहले, जब तक डिजिटल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं होता था, तो उस वक्त आपने देखा होगा, आप भी देखें, हम भी देखे हैं कि सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन जो है ना, वहाँ पर लीडर्स नज़र आते थे गलियों में, सही बात। वोट मांगने के लिए। सही बात। उसके बाद कोई लीडर वहाँ पर नज़र नहीं आता था। सही। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से जब जिस तरह से हमने एज ए डिजिटल मीडिया माइक लेकर लोगों से पूछना शुरू किया कि आपकी तकलीफ़ें क्या हैं, लोगों ने बात करना शुरू किया। जी। क्योंकि लोगों के अंदर एक डर था, कैमरे के सामने बात करने के लिए हिचकिचाते थे लोग। जी। तो हमने उन्हें समझाया कि आप बात करो, आप गलत बोलेंगे तो हम उसको सही करके आगे पेश करेंगे। तो लोगों में एक हिम्मत आई, लोग बोलना सीखे। कई ऐसे सोशल वर्कर आज गुलबर्गा में हैं, कल तक जिसको बोलना नहीं आता था, आज एक सोशल एक्टिविस्ट बन के आवाम के सामने काम कर रहे हैं। और बेहतरीन। मैं मेरे प्लेटफॉर्म के जरिए नहीं बोल रहा हूँ, तकरीबन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं उन्होंने ऐसे कई नौजवानों को आज सोशल एक्टिविस्ट होने इंकरेज किया है। जी। तो इसके ज़रिए जो है कई सड़कें गुलबर्गा में बनाई गई हैं। क्योंकि हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के सामने, एमएलए के सामने, एमपी के सामने और कॉर्पोरेटर के सामने उन इश्यूज़ को ले जाकर रखते थे। जिस तरह से आपने एक्सीडेंट्स की बात की, जी। कई ऐसे मेजर एक्सीडेंट हैं गुलबर्गा में हुए हैं, कई ऐसे मेजर एक्सीडेंट गुलबर्गा में हुए हैं जिसकी हमने उसकी तमाम स्टोरी उस पर हमने बताई कि इसका एक्सीडेंट होने की वजह क्या थी, सड़कें किस तरह से होनी चाहिए, सड़कें किस तरह से बनाई जा रही हैं, किस तरह से थूक पालिश का काम हो रहा है सड़कें बनाने के नाम पे। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है, काम वहाँ पर थूक पालिश का करता है, और देखना कौन? सही बात है, किसी के पास डेटा नहीं है कि कितना अप्रूव हुआ है, क्या बनना है, उसको देखेगा कौन? जी। उसको दिखाएगा कौन? सही बात। तो हमने उसके ऊपर वीडियो बता कर एमएलएस को, एमपीस को, कॉर्पोरेटर्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को बताने की कोशिश की कि देखिए, आपने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो इस तरह से थूक पालिश का काम कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टर भी ये इसको आ गया कि यार मेरे ऊपर नज़र है, पब्लिक सवाल करेगी, पब्लिक सवाल करेगी। और यहाँ पे सोशल मीडिया के तौर पे जरिए डिजिटल मीडिया के लोग आएंगे माइक लेकर, मुझसे सवाल पूछेंगे। उसके अंदर भी एक डर पैदा हुआ जी। एमएलएस के अंदर डर पैदा हुआ, एमपीस के अंदर डर पैदा हुआ कि भाई ये गली गली में जो है ना मीडिया की तरह लोग काम कर रहे हैं, कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हमको अलर्ट है। पहले जिस तरीके से चीज़ें, पहले जिस तरह से लापरवाही देखी जाती जी, थी, वो लापरवाही कम होना शुरू हुई। सही बात है। गुलबर्गा में सड़कों के अलावा पानी के पीने, वाटर इश्यूज, जी हाँ, वाटर इशू का बहुत प्रॉब्लम है, आज भी उसको सॉल्व नहीं किया गया है। लेकिन हमारे ज़रिए जो काम हुआ है, हर गली मोहल्ले में बोरवेल मारे गए हैं, पानी की मोटर्स लगाए गए हैं, बोरवेल मारे गए हैं हम इशू उठाने के बाद। क्यों? क्योंकि जो इशू पानी का है इसको सॉल्व करने के वादे अब तक किए गए थे। मैं आपको बताता हूँ, कम से कम 30 साल से जो नल के जो पाइपलाइन हैं वो जैसे कि वैसे हैं, पुराने, उसको बदला नहीं गया सही तरीके से। अभी तक पानी जो है ना फिल्टर होकर सही पानी नहीं आता। नदियों में जो है ना जो फिल्टर की मशीनें लगाई गई हैं वो सड़ गई हैं। कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है? सही। देखिए, मैं पब्लिक के बीच में जब जाता हूँ हबीब भाई, मैं बस एक ही सवाल करता हूँ कि आपने वोट किस लिए दिया? सही है। क्या डिमांड करके वोट किया है और क्या मुतालिबा आपने उन लीडर से किया है जो आपके घर पे वोट मांगने आए थे? तो सीधा आपका जो है इलेक्शन प्रोमिसेस पे आप सवाल कर रहे हैं। मैं सवाल क्या है, देखिए, जिस तरह से आप लोगों से डिमांड करेंगे उस तरह से काम होगा। बिल्कुल। और ख़ास गुलबर्गा की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सिर्फ वोट जो है फला पार्टी को हराने के लिए दिया जाता है, अपने हुकूक मनवाने के लिए कोई वोट नहीं करता। तो इन्हें पब्लिक खुद अपने जो मसाइल है उसको इतनी अहमियत नहीं देना चाहिए। ये कहाँ से? तो हमने उसको फिक्र किया, उसकी उस पर सोच थी
और उन मसाइल को लीड लिया हूँ उस पर कि ये क्या क्या ऐसे मसाइल हैं गुलबर्गा में जिसको उठाना चाहिए। इसमें रोड का आपने जो जिक्र किया, कई ऐसे एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ के एक्सीडेंट होने की वजह क्या है, किस तरह से यहाँ पे रोड बननी चाहिए, किस तरह से वहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए, किस तरह से वहाँ पर लाइटें लगानी चाहिए। अगर लाइटें वहाँ पर नहीं रहेंगी तो भी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर काम करके ऐसे कई फुटेज मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर सड़कें ख़राब थी, आज वहाँ पर सड़कें अच्छी बनाई गई हैं। बिल्कुल, ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल दी सोशल मीडिया चैनल्स ऑफ गुलबर्गा कि आप लोगों ने पिछले इन 10 सालों में या 15 सालों में जितना बेहतरीन तरीके से यहाँ के जो सिविक कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ हैं, पानी के, इलेक्ट्रिसिटी के, रोड्स के, इसकी अवेयरनेस जिस तरीके से आप लोग लाए और जैसा आपने बताया कि उसमें सोशल सर्विस के NGOs के काम करने वाले भी जुड़े। बिल्कुल। तो अब ये बात है कि किसी भी मुद्दे को फ़ौरन जो है पब्लिक में उसको लाया जा रहा है और फिर अथॉरिटीज़ ये बात के लिए बिल्कुल अपने आप को अब जवाबदेह भी समझ चुके हैं कि हाँ यार अब जल्दी से इसको रिप्लाई भी करना होगा। कई सारे रोड एक्सीडेंट्स मुझे याद है इस एरिया में मैं पहली मर्तबा आया था यहाँ पे। मेरे कज़न है उमर फ़ारूक, तो इंजीनियर उमर फ़ारूक साहब के साथ आया था। जिस दिन पहली मर्तबा आया मेरे सामने लाइव एक एक्सीडेंट देखा था। एक आदमी के सर पे से जो है थोड़ा सा रॉन्ग कुछ चीज़ें हुई तो ही वेंट इनटू अ लॉरी, वो लॉरी उसके ऊपर से सर पे से चलेगी। दैट वाज द फर्स्ट डे आई हैड कम टू द रिंग रोड साइड ऑफ गुलबर्गा MS केबल। यहाँ पे उसके बाद से जो मैं तब्दीलियाँ देख रहा हूँ, रोड एक्सीडेंट्स जैसे कि हागरगा की तरफ के रोड्स है, आज़ादपुर की तरफ के रोड है, वहाँ के भी बड़े हॉरिबल हालात थे। जब आपके डिजिटल मीडिया ने इन इश्यूज़ को उठाना शुरू किया तो फिर बहुत बेहतर अब हालात बढ़ते चले जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं। अथॉरिटीज़ भी रिस्पॉन्सिबल हैं। एक स्पेशल चीज़ मैं जो ऑब्ज़र्व करा था आपसे पॉडकास्ट से पहले कि आप जो लोग फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हैं, हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े एक्सीडेंट्स के पेशेंट हैं या बड़े डिसीज़ के पेशेंट हैं, तो उनकी फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी एक मुहिम स्टार्ट किए थे आप। बिल्कुल। यानी जिनकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो बेचारे अपना बिल पे कर सकते हैं, तो उसके बारे में ज़रा बताइए कि वो कैसे स्टार्ट हुआ और फिर कैसे जो है उनकी हेल्प करें आप लोग। जी, अभी भाई जिस तरह से हॉस्पिटल्स में लोगों की मदद करने की जो आपने बात कही है, आप अगर गौर करेंगे तो आज भी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बाहर कई ऐसे मजबूर, परेशान और बेबस लोग आपको नज़र आएंगे जो एक अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि उनकी कोई आकर मदद करेगा। सही बात। किसी का इंतज़ार करते हैं और कोई ऐसे फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हैं तो उनके घर के पास जाकर खड़े होते हैं, या MLAs हैं, MPs हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, उनके घर पे जाते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं और वहाँ से उनको मदद के नाम पर ऐसा कुछ अमाउंट दिया जाता है जो उनके किसी काम का नहीं होता। और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो वहाँ पर आप अगर देखेंगे तो उन हॉस्पिटल की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत ऐसी है, कोई पेशेंट बाहर मरना पसंद करेगा लेकिन उन हॉस्पिटलों में एडमिट होना पसंद नहीं करेगा। वहाँ पर इतनी लापरवाही आपको देखी जाएगी, डॉक्टर्स भी इतनी लापरवाही वहाँ पर जो है ना बरतते हैं। तो जब बात प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं लोग, वो गरीब होते हैं लेकिन वो ये सोचते हैं कि हमें किसी भी तरह से हमारे अपने की जान बचाना है, या हम घर बेच देंगे, प्रॉपर्टी ले लेंगे, कर्जा लेंगे, भीख मांगेंगे, लोगों के सामने गिड़गिड़ाएंगे, कुछ भी करेंगे, हमारे अपने की जान हमको बचाना है। बिल्कुल। तो इससे मेरा पर्सनल एक वाकया जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ कि 16 से 17 साल की कुछ मेरी उम्र थी। अच्छा। और मैं शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट था किसी वजह से। तो वहाँ पर मेरी वालिदा ने घर का सामान बेचकर मेरा इलाज कराया। अच्छा। तो ये चीज़ मेरे आज भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ। तो कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में परेशान होता है तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसकी मदद कैसे कर सकता हूँ। जी। चाहे अब एक बेहतर ज़रिया मेरे पास ये है कि मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारे उनका एक अच्छे से वीडियो बनाऊं, उनकी परेशानी लोगों के सामने रखूं कि लोग उन्हें सुने और भरोसा करें। क्योंकि ये होता क्या है आजकल, इस तरह से मेडिकल हेल्प के नाम पे स्कैम भी चल रहे हैं। कई लोग आपको नज़र आएंगे फेक हॉस्पिटल के रिसिप्ट बनाएंगे, तो लेके जाके किसी के पास से भी मेरे ये फलां एडमिट है बोल के पैसा मांगने के भी आजकल लोग जो है फ्रॉड कर रहे हैं। इसमें लोगों को भरोसा नहीं होता कि हम मदद करें तो किसकी करें, कौन जेन्युइन है। तो गुलबर्गा हेडलाइंस जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लोग एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं। तो हम हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को ये बताना शुरू करेंगे भी फलां एक शख्स है जिसको हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उसके इलाज के लिए इतने पैसों की ज़रूरत है, आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनका मदद करिए। आप अगर छोटी छोटी भी उनकी मदद करेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा
जरिया बन सकता है। सही बात। तो मैं आपको ऐसे कई केसेस बता सकता हूँ जिसके ऊपर हमने मदद की गुजारिश के नाम पर लोगों के वीडियो टॉप बनाए। ऐसे मसाइल, कोई एक- ऐसे केसेस जिसमें बहुत चैलेंजिंग भी रहा हो और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था? चैलेंजिंग तो पूरे केसेस आप ऐसे नहीं, फिर भी ऐसा कोई जिसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक ने आगे बढ़ के सपोर्ट किया, कंट्रीब्यूट किया? एक केस है शहर के किडनी केयर हॉस्पिटल, उस्ताद किडनी केयर हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट था। 2019 की या 19 की कुछ बात है वो। हम्म वहाँ पे एक पेशेंट एडमिट था, लड़का था छोटी उम्र का। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे। जी। तो हमने जब उनसे जाके अप्रोच हुआ, हमको लोगों ने कांटेक्ट किया, तो वो लोग जो है एकदम पैरों में गिर गए कि भाई ये लोग हमारी मदद करेंगे। तो मैं उनको बोला नहीं आंटी अंकल आप परेशान मत होइए, आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए। तो पता बोला उनके बच्चे को किडनी का प्रॉब्लम था, उनको कुछ। तो वहाँ पे जब हमने उनका वीडियो बनाकर लोगों के सामने रखा, मैं समझता हूँ कि कम से कम 15 से 20 लाख रुपए के करीब उनको मदद मिली। अच्छा। हाँ। तो और उसमें इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता चलूँ, जी। मैंने जैसे आपको बताया लोगों को भरोसा नहीं होता। अगर जब भरोसा होता है, जब मदद करने के लिए लोग जब ठान लेते हैं, तो यकीनन मदद करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और मदद करने में एक ऐसा एक वाक़या आपको मैं बताना चाहूँगा कि गुलबर्गा शहर के जो हागरगा रोड पे दी लिमरा एकेडमी स्कूल है, जहांगीर खान साहब स्कूल चलाते हैं। अच्छा। उस स्कूल के बच्चों ने अपने रिश्तेदारों के पास से, अपने आसपास पड़ोसियों के पास से जा जाकर जो है, मुझे इस बात की इत्तला नहीं थी, वो मेरा वीडियो देखकर जो है ना, पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स जो है जी। अपने अपने पड़ोसियों से, अपने अपने रिश्तेदारों से, सबके पास से थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करके, मैं समझता हूँ करीब 1.5 या 2 लाख रुपए वो लोग जमा करके दिए थे। फिगर मैं पूरा कंफर्म नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये 1.5 या 2 लाख के करीब जो है ना, स्कूल के बच्चे जो है कलेक्ट करके वो उस पेशेंट के माँ बाप के हवाले किए। कितना इंटरेस्टिंग है देखिए। तो उस तरीके से लोगों को हेल्प मिलना शुरू हुई। जी जी। छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना, उस चीज़ को देखकर अपनी तरफ से जो है कंट्रीब्यूट करना शुरू किए थे। तो इसको देखकर हम हमेशा, जब भी, आज भी मैं ये कहता हूँ कि कोई मुझसे बोलता है किसी को मदद की ज़रूरत है, तो बेशक जब कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट को इलाज की ज़रूरत है, तो यकीनन हम आकर उनका वीडियो बनाने के लिए रेडी हैं। आप हमें कभी भी याद करिए। और इंशाल्लाह हाल ही में अगर आप देखेंगे तो एक लड़के को मैं समझता हूँ कुछ लीवर उसका चेंज करना था, पूना में उसका इलाज हुआ है। MS के मिल का लड़का रहने वाला है। लीवर ट्रांसप्लांट। हाँ, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है उसकी माँ ने उसको लीवर ट्रांसप्लांट डोनेट किया है। अच्छा। तो वो भी अगर पेशेंट की अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-6 साल से वो लोग स्ट्रगल कर रही है फैमिली को बच्चे का इलाज कराने की। छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली है, गरीब फैमिली है जी। इससे पहले भी मैं उनका वीडियो अपलोड किया था, उनकी मदद हुई थी। लेकिन हर महीना उनको लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये कुछ खर्चा आया था। तो अभी जो है फाइनली उनको लीवर ट्रांसप्लांट करना था, उनकी वो लड़के की माँ ने डोनेट किया है उसको। तो उस केस में भी आपको देखेंगे तो आप वहाँ पर कुछ 12 से 14 लाख रुपए कुछ खर्च आ रहा था। तो उस पर भी हमने वीडियो बना के डाला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, बहुत से लोगों की मदद मिली, वो उनका सक्सेसफुली ऑपरेशन भी हुआ। आज वो लोग घर में हैं, मुझे मैसेज करते हैं आपकी वजह से हमारे बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, हम लोग खुश हैं। बच्चे से भी बात कराते हैं, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सअप करते हैं। देख के बहुत खुशी होती है तमाम चीज़ों। दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल करे और उन तमाम देने वालों के जो है सदक़ात को, खैरात को, जो उनकी मदद है, उन तमाम कंट्रीब्यूशंस को अल्लाह कबूल करे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखिए किस तरीके से इतने इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मेशंस, समाज में इतनी बड़ी तब्दीली कि जहाँ लोग इतनी बड़े बड़े अपने मसाइल भी जो है इस ज़रिए से हल कर सकते हैं। तो जब इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है या हो सकता है, इस बात को ज़्यादा आना चाहिए पब्लिक में, इस बारे में ज़्यादा, ये स्टोरीज़ ज़्यादा पहुंचनी चाहिए। अब आपसे गुजारिश ये रहेंगी कि ये सक्सेस स्टोरीज़ इसके बनाइए कि बाद में क्या हमारी प्रॉब्लम ये है, बाद में क्या हुआ। हमारी प्रॉब्लम ये है लोगों में करके भूल जाना पसंद करते हैं। नहीं सही है, मगर मैं इस एतबार से बोल रहा हूँ वसीम भाई कि सही है आप करें, और आपका जो जज्बा है वो बिल्कुल जो है सलाम है उस जज्बे को, और काबिल तारीफ़ है वो चीज़ कि आप मदद कर रहे और लोगों तक भी बात पहुंचा रहे। आप और आपकी जो ये सोशल मीडिया की जो टीम्स हैं, अलग अलग जो चैनल्स हैं, आप लोग देखिए सोसाइटी में लोगों में ये अवेयरनेस तो ला रहे हैं कि जहां लोगों में इंसानियत के जज्बात और एहसासात उभर रहे हैं और लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। ये किसी का मजहब नहीं और किसी की कास्ट और कुछ ये जो है देखे बिना इंसानियत की बुनियाद पे लोग एक दूसरे की मदद करें। बिल्कुल, इतने बड़े मसले आपको टारगेट किया जा रहा है। ये बात कहा
ये लोग जो है मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं देखकर जी लोगों में जज्बा है जी मदद करने का। ऐसा नहीं है कि लोग मदद नहीं करते, लेकिन लोग भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया लोगों के। जिस तरह से मैंने आपके सामने बताया, कई लोग मेडिकल हेल्प के अलावा भी हमने देखिए मसाजिद के लिए भी हमने डोनेशन के लिए कई वीडियो बनाए हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन के लिए क्यों? ऐसे कई लोग हैं, आपको मुस्लिम लिबास में नज़र आएंगे, आपके पास आएंगे, फला मदरसे के लिए हमको चंदा चाहिए, फला मस्जिद के लिए हमको चंदा चाहिए। तो भरोसा कैसे करें लोग? स्कैमर्स भी बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं। जी तो हमारे ज़रिए जो है कई मदरसे और कई मसाजिद के लोग भी ज़िम्मेदार जो है वीडियोस बनाए हैं, जिस पे लोगों ने भरोसा किया है। क्योंकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं डोनेशन के लिए, चाहे मेडिकल हेल्प के लिए हो या मसाजिद के लिए हो या मदरसों के लिए हो, उसमें हम पहले वेरीफाई करते हैं। कई ऐसे मसाजिद के मेरे सामने लोग कांटेक्ट करें कि हमारे फलां मस्जिद में कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा जमा करना है, तो मैं पहले पूछता हूँ उनको कि मस्जिद कमेटी का अकाउंट बना है कि नहीं बना। अच्छा। क्योंकि मैं किसी भी प्राइवेट शख्स, कोई सदर होगा मस्जिद का, कोई सेक्रेटरी होगा मस्जिद का, वो अपना अकाउंट नंबर देगा तो हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते। सही बात है। क्योंकि हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमको जिम्मेदारी ये हमको निभाना है कि हम पहले वेरीफाई करें कि आप जेन्युइन हैं कि नहीं। आप अगर सच्चे भी हैं तो हम तब तक आपकी मदद नहीं कर सकते कि आप पहले सोसाइटी का अपने अकाउंट नंबर बनाइए, बैंक अकाउंट खोलिए, उसके बाद हमें हमारे पास अप्रोच होने के बाद हम जो है वीडियो बनाकर लोगों की मदद वहाँ से दिलाएंगे आपको। चलिए, अवाम की मदद और जिस तरीके के इश्यूज हमने अब तक डिस्कस किए हैं, इसी में एक और कड़ी है माइक्रो फाइनेंस जी जिसका बड़ा मशहूर ये रहा है कि भाई संघ जी और ये माइक्रो फाइनेंस के डार्क साइड्स, इसके एक्सप्लॉयटेशंस, इसके हरासमेंट्स, फिर इससे जो कहानी आगे बढ़ी और जो सबके सामने अवेयरनेस जिन चीज़ों का आया वो तो बहुत हॉरिबल था। सही। ये अपने आप में पूरी एक क्राइम सीरीज महसूस होती है जब इसके बारे में सुना जाए या पढ़ा जाए तो। सही है। इट लुक्स लाइक यू हैव वर्कड अगेंस्ट अ कंप्लीट बिग सिंडिकेट। एक सिंडिकेट के टाइप ये काम चल रहा था। इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि जितनी जड़ें इसने अपनी मजबूत कर दी थी सोसाइटी में और जितना ख़तरनाक तरीके से जो स्लम एरियाज़ में रहने वाले हैं, जो गुरबा हैं और जो गरीब लोग हैं, जो मसाकिन हैं, इनको जिस तरीके से माइक्रो फाइनेंस के सिंडिकेट ने जकड़ लिया था वो बहुत हॉरिबल हो गई थी सिचुएशन। और उसके बाद फिर एक दिन जो है मोहम्मद वसीम शेख का एक्सपोजिंग रिपोर्ट आ जाता है और आप उन चीज़ों को सामने लेकर आते हैं। तो ज़रा ये बताइए पूरी कहानी कैसी हुई, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ? ऑब्वियसली इसमें आपकी जान का भी धोखा और आप पे भी जो है बहुत सारे मुसीबतों का पहाड़ टूटा होगा। तो किस तरीके से आपने इन चीज़ों को हैंडल किया, कैसे आपने इस इशू को उठाया और फिर क्या हुआ इसमें? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है और ये हाल ही में इसके ऊपर हमने बहुत शिद्दत से काम किया जिसमें कामयाबी मिली है हमको। माइक्रो फाइनेंस संघ के नाम पर जो हर मोहल्ले में, हर घर में एक फितने की तरह फैल गया था और आज भी इसकी जड़ें फैली भी हैं, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन जिस तरह से लोग परेशान थे और उस पर हमने काम किया वो मैं आपको उसमें बताना चाहूँगा जी। कुछ महीने पहले की बात है। वैसे तो ये तकरीबन एक 15 साल से जो है ना इसमें लोग जो है ना मुलविस हैं, खासकर ख़वातीन। संघ एक ऐसी चीज़ है वहाँ पर ख़वातीन को लोन दिया जाता है, मर्दों को लोन नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, सिर्फ ओनली फॉर वुमेन। हाँ, जस्ट ओनली फॉर वुमेन। अच्छा। तो इसमें क्या है, एक ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप लोन की तरह। एक महिला को वहाँ पर ग्रुप का लीडर बनाया जाता है ओके। मोहल्ले में। उसी को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जाकर वो अपने इलाके में 10-15 औरतों को जमा करे, उनको लोन दिलाए और वसूली करके वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट तक पहुँचाए। उनके कुछ ब्रोकर पहले जो औरतों को लोन दिया जा रहा उन औरतों के ऊपर एक 8-10 औरतों के ऊपर एक को ग्रुप लीडर बनाया जाएगा और वो ग्रुप लीडर रिस्पॉन्सिबल है हाँ उन औरतों का जिनको वहाँ पर लोन दिया गया है इंस्टॉलमेंट्स कलेक्ट करने के लिए वो तमाम चीज़ों का। अगर उसमें मान लीजिए कोई अगर एक ख़वातीन इंस्टॉलमेंट पे नहीं करती है तो वो ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ से उसके पास से वो कलेक्शन करके लाके पहुँचा देंगे। क्योंकि इनका जो एक रिकवरी एजेंट होता है वो आता है कलेक्ट करने के लिए, ग्रुप लीडर के पास से वो तमाम चीज़ें कलेक्ट करता है। 15 साल पहले जब इसकी शुरुआत, जो कलेक्ट करने वाला है वो फीमेल है या वो मेल होता है? अच्छा, वो मेल है। मेल होता है। बाकी लेने वाले और ग्रुप लीडर फीमेल होते हैं। ग्रुप लीडर भी फीमेल होती है। ओके, ठीक है। तो इसकी जब शुरुआत हुई थी आज से 15 साल पहले, उस वक्त के जो सोशल एक्टिविस्ट थे और जो उलमाए दीन थे और उलमाओं की जमात थी, ये तमाम लोग इसके ऊपर फिक्र करें कि भाई सूद तो मुसलमानों में हराम है,
सही बात है, ये एक फितना आहिस्ते आहिस्ते मुसलमानों के घरों में आ रहा है और ख़ासकर ख़वातीन को टारगेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है। तो वो लोगों ने इसको रोकने की कोशिश की, हम्म, लेकिन उस वक्त उनके ऊपर जो है ना वो चीज़ें रिवर्स हो रही थी। इस कैसे? तरह से रिवर्स हो रही थी कि उस टाइम पे और आज के हालात और उस वक्त के हालात बहुत अलग थे। जी, उस वक्त ख़वातीन को इसके नुकसानात नज़र नहीं आ रहे थे, अच्छा। सिर्फ फ़ायदा नज़र आ रहा था। फ़ायदा क्या नज़र आ रहा था? घर में कुछ भी फंक्शन है, हम्म, घर में कोई ज़रूरत है, संग में बैठो, पैसा लाओ, ज़रूरतें पूरी कर लो। तो वो लोग ऐसे ही देते थे पैसे? इजी, बहुत इजी वे से पैसा मिलता था वहाँ पे। ग्रुप में जाके बैठो, ग्रुप लीडर को बताओ, अपना आधार कार्ड दो, पैसा मिल जाएगा। बस। तो इतनी आसानी से जब औरतों को पैसा मिल रहा था तो उसके नुकसानात उनको पता नहीं थे, वाकिफ नहीं थे औरतें। जब आप और मैं जाकर अगर उस वक्त रोकते उनको तो वो ये सवाल कर रहे थे कि ये नहीं, यहाँ से नहीं लेंगे तो आप दो, आप दो, हमें पैसों की ज़रूरत है, आप दो। अच्छा, मतलब ये लोग तो इतना आसानी से हमारी मदद दे रहे हैं, हाँ, बड़ी मदद कर रहे, तुम रोक रहे थे, तुम मदद रोक करो। रहे आप दो हमको पैसे। जी तो उस वक्त के लोग उसमें अरे बाप रे, ये तो हम पे रिवर्स हो रहा है, जी जी। तो उसके ऊपर ज़्यादा लोग काम नहीं करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इस बात का तो जवाब नहीं है किसी नहीं, के ये जवाब पास। नहीं है, जी। कहाँ से ला के देंगे, क्योंकि फिजूल खर्चे के लिए कौन मदद करे। हाँ, ये भी अब है। देखिए, आप हकीकत में अगर परेशान हैं, तो क्या ये लोन्स अपने बिजनेसेस के लिए? मैं ये बता रहा हूँ हाँ, आपको, आप लोन अगर खवातीन बिजनेस के लिए ले रही होती तो वहाँ तक ठीक माना जा सकता था, लेकिन यहाँ पर फजूल खर्चों के लिए संग में बैठकर खवातीन पैसा उठा रही थी। जैसे कि फजूल किन खर्चे चीजों के लिए लोन इस देते तरह हैं के लोग? देखिए, बच्चों के रस्म और रिवाज हैं, हम्म, बच्चों का रस्म करना है, बेटी का रस्म है, बेटे का रस्म है, बच्चे की शादी है, चिल्ला है, छट्टी है, फला फला दूसरे रस्में हैं, रिवाजें हैं, बहुत सारी हैं। मैं तो एक एक नाम आपके सामने गिना नहीं सकता। और जी जी। समझ लीजिए कोई बच्चा जिद कर रहा है, साइकिल होना है, गाड़ी होना है, तो संग में बैठ के लोन दिए। तो मेरा एक सवाल शौहर अगर नशा करता है, शौहर कारोबार नहीं करता, शौहर अगर कहीं जुए में बैठ के पैसा हारा है, तो औरत के ऊपर टॉर्चर, जाओ संग में बैठ के पैसे ला के दे। अच्छा, एक सवाल है मेरा। जब ये आप जिस तरीके से जो इश्यूज बोले, तो लोन देने वाले जैसे बैंक्स वगैरह है, देखिए वो लोग आपका सिविल स्कोर देखेंगे, आप रीपे कर सकते हैं क्या नहीं, जॉब है, सैलरीड है, आपका फिर जो है पीछे का आपका रिकॉर्ड कैसा है, प्रीवियस लोन पे किया हुआ है नहीं किया हुआ है, ये इतना आरबीआई के रूल्स फॉलो यहाँ हो रहे हैं। तो ये क्या हिसाब है? मैं इसके ऊपर आऊँगा, पैसे लेकर आए इसके ऊपर आऊँगा जी। ये भी सवाल का जवाब मैं दूंगा। इससे पहले थोड़ा शुरुआत से मैं इसको लाना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, बोलिए। हुआ क्या? तो इसमें जिस तरह से मैं आपको बताया कि फजूल खर्चों पर खवातीन लोन उठाना शुरू कर रही थी, ओके। और उसको पे भी कर रही थी। तो 10-15 साल से आज तक भी वो औरतें उसमें जुड़ी हुई हैं, उससे निकल नहीं सक रही। तो होते होते क्या हुआ, माइक्रो फाइनेंस के लोगों ने जो है अपने रिकवरी एजेंट को पूरी जिम्मेदारी दे दी। क्या जिम्मेदारी? वही लोन देंगे, वही रिकवरी करेंगे। अब इसमें क्या है, मिसयूज बहुत हो रहा था। आपने जिस तरह से जिक्र किया सिविल स्कोर का, होता क्या है, जब भी आप और हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पर हमारा सिविल स्कोर देखा जाता है, बड़ी इंक्वायरीज होती हैं, पूछा जाता है कि लोन किस लिए लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, आके वो देखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद आप जो है ना अपने चप्पलें आपके फट जाएंगे, उसके बाद लोन मिलने के चांसेस भी कम होते हैं उसमें जी। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकवरी एजेंट आता है, ये कोई मैं समझता हूँ गुलबर्गा में 17 से 18 माइक्रो फाइनेंस हैं। अच्छा। उसमें सबका अलग अलग तरीका है इंस्टॉलमेंट वसूल करने का। कोई वीकली इंस्टॉलमेंट वसूल करता है, कोई 15 डेज में एक बार वसूल करता है, तो कोई मंथली इंस्टॉलमेंट वसूल करता है। तो जब भी इंस्टॉलमेंट वसूल करने के लिए रिकवरी एजेंट आता है तो खवातीन पूरे जमा के जब बैठती हैं तो वहाँ रिकवरी एजेंट क्या कर रहा है, खवातीन के सामने प्रपोजल रख रहा है कि फलां फलां इतने 50,000 रुपये का लोन छूटा है, किसी को चाहिए तो बोलिए। तो वहाँ पे क्या होता है, 20 अगर औरतें बैठी हैं तो सिर्फ उसमें से 2 से 3 औरतों को लोन की ज़रूरत होती है, तो किसी को नहीं होती। तो उसमें फ़ायदा क्या उठा रहे कुछ खवातीन जो बदमाश होती हैं, या बदमाश खवातीन मिसयूज़ कर रहे हैं, या किसी को ज़रूरत है तो वो ज़रूरत के मुताबिक क्या कर रहा है, 20 औरतों में से 2-4 अपनी जो ख़ास औरतें हैं उनको ये बोला जाता है कि आप सिर्फ अपना आधार कार्ड हमें दो, अच्छा, लोन आप मत लो, लोन मैं लेती हूँ आपके नाम पे, आप सिर्फ अपना आधार कार्ड मुझे दो, मैं आपको उसके बदले में 5,000 रुपये दूंगी। अच्छा, स्कैम के अंदर और एक स्कैम हो रहा है। स्कैम के अंदर और एक स्कैम क्या हो रहा है कि बदले में मैं आपको 2,000 दूंगी, बदले में मैं आपको 5,000 दूंगी। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि रिकवरी एजेंट भी इसके अंदर मिला हुआ है। अच्छा, किस तरह से मिला हुआ है? हाँ, अब वहाँ पर रिकवरी एजेंट भी अपना अलग से परसेंटेज रखता है, फिर ग्रुप लीडर का अलग से परसेंटेज होता है, और यहाँ पर लोन एक के नाम पे आधार कार्ड एक का है, लोन कोई उठा रहा है, और इसमें मैंडेटरी है हस्बैंड की सिग्नेचर होना। अच्छा, यहाँ पर हस्बैंड नहीं होता, अपना रिकवरी एजेंट क्या बोलता है, आपके हस्बैंड का नाम क्या है, हबीब, हबीब बोल के खुद सिग्नेचर मारा है। वहाँ पे वो औरत का हस्बैंड ही मौजूद नहीं। वेरिफिकेशन कुछ नहीं है, वेरिफिकेशन सब अंधा बाजार है। वेरिफिकेशन के नाम पर यहाँ पर जो अंधाधुंध जो है ना, यहाँ पर लूट चल रही है।
तो खाली आपके डॉक्यूमेंट एक है, आधार आधार कार्ड कार्ड, सिर्फ औरत का आधार कार्ड चाहिए, तो फंस गई हो। शौहर का सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं है, खुद फेक सिग्नेचर मारेंगे। जी जी। और ऐसे कई केसेस हमारे सामने हम लोगों ने एक्सपोज किए हैं डीसी मैडम के सामने, कई औरतों के फेक आधार कार्ड बनाए गए हैं। अब मान लीजिए कोई औरत का अगर आधार सिविल स्कोर खराब है तो नाम उसका रहेगा, फोटो उसकी रहेगी, आधार कार्ड का नंबर किसी और औरत का आधार कार्ड का नंबर रहेगा। इस तरीके से फेक डुप्लीकेट आधार कार्ड भी बनाए गए हैं। अच्छा। तो यहाँ पर औरतें आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर इतना खतरनाक फंस गई। किसी के शौहर की अगर मान लीजिए इनकम महीने की अगर 10,000 रुपये है तो उनको इंस्टॉलमेंट भरना है 25 से 30,000 रुपये मंथली। कहाँ से लाके भरेंगी औरतें? सही। किस तरह से उनको लोन दिया गया है? क्या आरबीआई के गाइडेंस वहाँ पर हैं? गाइडलाइंस क्या बोलती हैं आरबीआई के? क्या रूल्स है? किस तरह से लोन देना है? किस तरह से वसूल करना है? ये तमाम चीज़ों के ऊपर जो है ना, यहाँ पर कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर तकलीफदेह यह है, औरतें जो मजबूर हैं उनको इस्तेमाल करते हुए सेक्स रैकेट यहाँ पर चलाया जा रहा। कई केसेस हमारे सामने आए हैं। देखा गया है कि औरतें मजबूर होकर रो कर हमारे सामने ये बोल रही थी कि हमको मजबूरन उठाकर लेकर जाया जाता है, साथ में लेकर जाया जाता है, ये महीने का इंस्टॉलमेंट नहीं है तो हमारे साथ चलो। इतनी यहाँ पर बेहयाई और जो है लोगों को, खासकर ख़वातीन को जो है ना यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था। और ऐसे कई बेशरम मर्दों को भी हमने देखा है। एक औरत जब इसके ऊपर हम काम कर रहे थे हबीब भाई, एक औरत का मुझे कॉल आया, अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं फलां एरिया से बात कर रही हूँ कि मैं देखिए मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, मैं संग में बैठ के पैसा उठाई, आज मेरे हस्बैंड उसको पैसा इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे, वो लोग घर पे आ रहे, मेरे शौहर अंदर से बोलते पैसे नहीं है, उनके साथ गाड़ी पे बैठ के जा। कितनी शर्म की बात है। इस तरह से ख़वातीन परेशान आज थी, तो हम लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया कि क्यों परेशान है। मुझे अच्छे से याद है पहला जो वाक़या हमारे सामने आया था, सोनिया गांधी कॉलोनी से मुझे कॉल आया, संडे का दिन था। मैं समझता हूँ लगभग 5 बजे के टाइम कॉल आया, मैं फैमिली के साथ बाहर था संडे के दिन। तो मैं बोला कि क्या हुआ भैया, ऐसा रिकवरी एजेंट आए हैं एरिया में जी, ख़वातीन को परेशान कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट भरने के लिए। तो मैं बोला उनका काम है, आए होंगे, आप जाते हो क्यों, आप ये करें, छोड़ो, उनका टाइम है 7 बजे तक तो नहीं रहेंगे। नहीं आज संडे है, आज नहीं आना था। हाँ तो संडे के दिन कलेक्शन नहीं, एक दिन कलेक्शन नहीं होता, फिर कैसा? देखो थोड़ी देर अगर वो नहीं कहते फिर मैं तो फ़ोन करूँगा। ओके। तो फिर उनका फ़ोन मेरे को आया 9 बजे के टाइम। ओके। फिर 9 बजे बोले 9 बजे भाई अभी तक नहीं गए। मैं जब भी बाहर था फैमिली के साथ, मैं बोला ठीक है थोड़ी देर वेट करो मैं आता हूँ। फिर उसके बाद 11 बजे उनका कॉल आया मेरे को, 11 नहीं 11:30 बज रहे थे शायद, कॉल आया उनका कि अभी तक यहाँ पे रिकवरी एजेंट खड़े हैं, रात के 11:30 बजे रिकवरी एजेंट खड़े हैं और ये पैसा लिए तक नहीं जाने की यहाँ पर धमकी दे रहे हैं और हमें डरा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर पैसा नहीं दे सकते तो सुसाइड करो, मर जाओ, तुम मरेंगे तो आपका इंश्योरेंस हमारे पास है, इंश्योरेंस के जरिए हम पैसा वसूल करेंगे। कितनी बेशर्मी की बात है। औरतों को इस तरीके से दबाव डाला जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, हरासमेंट किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि आप मर जाओ, मरने के बाद आपके नाम का इंस्टॉलमेंट वसूल किया जाएगा। एक सवाल है आपसे बीच में रोकते हुए, तो फिर अब जैसा आपने बताया कि रिकवरी एजेंट तो जो है वो संघ की तरफ से है, आदमी है, ठीक है, जो लीडर है, ग्रुप लीडर है, वो औरत है, तो मोहल्ले की औरत है ना। तो जब किसी औरत के साथ में ये जुल्म हो रहा है तो वो ग्रुप लीडर आवाज़ नहीं उठाती या फिर उसका काम नहीं है कि पुलिस के पास में? सबसे ज़्यादा जुल्म ये औरतों के ऊपर करने वाले सबसे पहला नाम ग्रुप लीडर का, अच्छा, उसके बाद रिकवरी एजेंट का। तो मतलब ऐसा ही बनाया जाता था कि जो टॉर्चर करके औरतों को ग्रुप लीडर बनाया जाता है, जो टॉर्चर करके मेंटली हरासमेंट करके पैसा वसूल कर सकते हैं। अच्छा। इसमें से कुछ औरतें अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब औरतें वैसी हैं, कुछ औरतें अच्छी भी हैं लेकिन उनको ऊपर से प्रेशर आने के बाद सामने वो लोग प्रेशर सरेंडर कर देते, सरेंडर करके सामने औरतों के ऊपर वो प्रेशर इस तरह से डाल देती कि वो कहीं से भी पैसा लाके पे करें। ओके। लेकिन जब मैं सोनिया गांधी में गया, वहाँ से लोगों से बात किया, रिकवरी एजेंट से, उनसे, तो वो लोगों का यही बोलना था कि हम पैसा वसूल करना हमारा काम है, फला। मैं उनसे तरीका, रूल्स, रेगुलेशन पूछा कि भाई आप फला कोई अगर माइक्रो फाइनेंस से हैं तो आपका तरीका क्या है, आरबीआई के गाइडेंस क्या है आपको जी, आरबीआई के गाइडेंस क्या है, किस तरह से आपको वसूल करना है और उसका टाइमिंग क्या है। वो लोग जवाब नहीं दे सके और औरतों का बार बार ये बोलना था कि ये हमको ये बोल रहे हैं कि भर नहीं सकते तो तुम जाके सुसाइड करो, सुसाइड करने के बाद हम आपके इंश्योरेंस के जरिए पैसा वसूल करेंगे। ये केस जब मेरे सामने आया, वहाँ से मैं इसके ऊपर तवज्जो शुरू किया अपने, ये इस तरह से जो औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा, टॉर्चर हो रहा है, इसके ऊपर किस तरह से इसको ख़त्म किया जा सकता है।
वो अभी मैं सोच रहा था, कुछ दिन के बाद एक बड़ा इंसिडेंट मिल्लत नगर में हुआ। अच्छा। मिल्लत नगर के खवातीन फला प्राइवेट हॉस्पिटल, बहमानी हॉस्पिटल जो है वहाँ पर एडमिट हो गई। वहाँ से मुझे कॉल आया, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम है नूरुद्दीन का मुझे कॉल आया कि वसीम भाई फला फला ऐसा एक औरत है, सन के मामले में सुसाइड अटेम्प्ट की, उनको हॉस्पिटल में लाके एडमिट करें। जी। फिर वहाँ जाके मैं जब बात किया, वो औरत के साथ साथ वहाँ पे दीगर मिल्लत नगर की ऐसी गरीब औरतें थीं जो संग में मुलविस थीं। ओके। सब लोगों का ये बोलना था कि वो इनको हरासमेंट इस तरह से कर रहे हैं, मेंटल पैसे नहीं दे सकते तो चलो हमारे साथ गाड़ी पे बैठो। अच्छा। अगर आप पैसे पे नहीं कर सकते, आप गाड़ी पे बैठो या तो आपकी बेटी को हमारे साथ भेजो। इस तरह से जब मैं उन औरतों से जब ये तमाम चीज़ें सुना, तो वहाँ पर जो है मैं बोला इसके ऊपर ज़रूरी है अब कुछ काम करना हमको। सही बात है। तो नूर भी बहुत अच्छे एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ थे, उनको मैं लिया और साथ में, और मैं सोचा कि एक दो लोगों से तो काम नहीं होगा, तो शहर के दीगर सोशल एक्टिविस्ट को भी हमने काम किया, जिसमें सिराज शाब्दी हैं, अफजल महमूद हैं, रियाज खतीब हैं, और इसमें जो है खालिद अबरार हैं, मुबीन हैं, और दीगर कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप उस वीडियो में अगर आप देखेंगे हमारे, तो कई तकरीबन सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लीडर्स भी हमारे उस एक मीटिंग में आए थे, जिसको मैं गुलबर्गा हेडलाइंस की हमारे ऑफिस पे मीटिंग रखा था। अच्छा। सब लोग वहाँ पे जमा हुए, सबके बीच में ये बात रखी गई कि इस तरह से ख़वातीन परेशान हैं, इसको किस तरह से हम रोक सकते हैं, किस तरह से इस पर काम कर सकते हैं। तो सबके अलग अलग मशवरे आए। मशवरे में ये तय पाया गया कि हम एक अच्छे पैमाने पर गुलबर्गा में एहतजाज करेंगे, और इसमें जिस तरह से गुंडागर्दी की जा रही है, हरासमेंट किया जा रहा है ख़वातीन को, इसको रोकने का काम करेंगे। तो हम लोगों ने वहाँ पर एक डिसाइड किया कि फ़लाँ ये डेट पे एक बड़ा प्रोटेस्ट गुलबर्गा में हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हमारा सबसे पहले काम था नाबिब भाई, ख़वातीन का यही बोलना था कि रिकवरी एजेंट से वो बहुत डरते थे। रिकवरी एजेंट से उनका डर बहुत ज़्यादा दिलों में बैठ गया था, और जो ग्रुप लीडर है उनका डर ख़वातीनों में बैठ गया था। वो डर को हमने पहले ख़त्म करने की कोशिश की। किस तरह से ख़त्म करने की कोशिश की? पहला हमने एक वीडियो बनाया वहीं पे बैठ के कि आज के बाद कोई भी रिकवरी एजेंट और ग्रुप लीडर किसी के भी घर पे जाकर अगर हरासमेंट करते हैं, तो आप अपना मोबाइल उठाइए, उनका वीडियो रिकॉर्ड करिए, फ़ोन करके गाली देते हैं तो उनका कॉल रिकॉर्ड करिए, हमें भेजने की कोशिश करिए, हम उनके ऊपर लीगली एक्शन लेंगे, उनके ऊपर एफआईआर कराएंगे, उनको जेल भेजने का काम करेंगे। तो ये वीडियो इतना काम किया कि ख़वातीन को एक हिम्मत मिली जी कि वो हमें कॉल करके ये बोलना शुरू करेगी कि भैया आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। तब हमें एक हिम्मत मिली है, क्योंकि हमारे लिए बात करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा मुलविस हो गई थी औरतें। एक औरत के ऊपर 2 लोन, 4 लोन, 8 लोन, 10 लोन वहाँ पर जो है ना थोपे गए हैं, पैसा थोपे गए हैं। 1-2 जो उनके ऊपर लोन है, उसका अगर वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते, ये रिकवरी एजेंट और ग्रुप लीडर क्या कर रहे थे, उनको और एक लोन दिला रहे थे। हम और एक लोन आपको दिलाएंगे, अब ये पहले का इंस्टॉलमेंट पे करो, और एक लोन दिलाएंगे, पहले का इंस्टॉलमेंट पे करो। इस तरह से उनके ऊपर लोन पे लोन थोपा गया है। उनको ज़रूरत सिर्फ एक या 2 लोन की थी, वो जब वो पे नहीं कर सक रहे तो ज़बरदस्ती डरा कर इनके ऊपर लोन पे लोन थोपा जा रहा था। तो इतने ज़्यादा लोन हो गए थे कि वो महीना उतनी कमाई नहीं है, उससे ज़्यादा उनको इंस्टॉलमेंट पे करने की वहाँ पर नौबत आ रही थी। इसके डर से अभी भाई हमने जब इसके ऊपर सर्वे किया तो 100 के करीब औरतें अपनी फैमिली के साथ मोबाइल बंद करके गुलबर्गा छोड़कर भागने पर मजबूर हुई। ये टॉर्चर से बचने के लिए, ये टॉर्चर से बचने के लिए कई औरतें सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं, कई औरतें सेक्स रैकेट का शिकार बनी हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए जब हमने एक पहला हमारा एक स्टेटमेंट जारी किया सब लोगों ने मिलके, तो औरतों में एक हिम्मत आई, और वहाँ पर ग्रुप लीडरों में एक डर पैदा हुआ कि भाई हम अगर जाके डराएंगे तो हमारा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, कॉल रिकॉर्ड करेंगे, भेजेंगे, हमारे पर केस होगा। और गुलबर्गा में जो सुसाइड अटेम्प्ट हुआ ये मिल्लत नगर में, उसके ऊपर हमने ग्रामीण सब अर्बन पुलिस स्टेशन में एफआईआर बुक कराई, और फलां दीगर यूनिवर्सिटी में एफआईआर बुक हुआ, और ऐसे कई गुलबर्गा में चौक पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट दर्ज कराया। 3 से 4 एफआईआर्स हमारे ज़रिए बुक हुए हैं इन हरासमेंट के ऊपर। उसके बाद इतने ख़तरनाक वहाँ पर डर पैदा हुआ, कोई जाकर किसी को डरा कर पैसा वसूल नहीं कर रहा था। हम आपके पास पैसा है तो दो, नहीं तो मत दो। एक ही स्टेटमेंट से हमारे ये डर कायम हो गए। और ये सिर्फ हमने ये गौर किया, मज़े की बात ये थी, हमारा वीडियो इतना वायरल हुआ पूरे स्टेट में कि गुलबर्गा के अलावा बीदर, यादगीर, रायचूर, हुमनाबाद, बेल्लारी, धारवाड़, हुबली और बेंगलुरु, इस तरफ से हमें कॉल आना शुरू हुए लोगों के कि हमने आपका वीडियो देखा है, हम भी प्रोटेस्ट में आ सकते हैं। जब मैं बोला गुलबर्गे में प्रोटेस्ट हो रहा, अब वहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है, कि आप इंतज़ार करो, यहाँ से हम वहाँ तक आके, आपके घर तक आके हम वहाँ पर एहतजाज भी करेंगे,
और आग के लिए आवाज़ उठाएंगे, हम भाग करेंगे। गुलबर्गा में एक हिस्टोरिकल एहतजाज हुआ, हम लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतने ख़वातीन जमा होंगे, इतने ख़वातीन परेशान हैं। जो पहला हमारा प्रोटेस्ट था, आप देखे होंगे वो वीडियो, जी हज़ारों की तादाद में वहाँ पर ख़वातीन जमा हों। जी ना सिर्फ गुलबर्गा, आसपास के तालुकों से, आसपास के डिस्ट्रिक्ट से ख़वातीन एक उम्मीद लेकर वहाँ पर जमा हुए कि हमारे लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इससे हमारा कोई फ़ायदा होगा। तो वहाँ पर हमने डीसी मैडम को वहाँ पर अप्रोच हुए, खुद जाकर डीसी से मैं मिलकर बात किया, उनको वहाँ पर तमाम चीज़ें बताई गई। और इस बीच हमारे कुछ भाइयों पर केस भी हुआ, रास्ता रोक कर वहाँ पर एहतजाज करने पर केस भी बुक किया गया। तो डीसी से हमने जब बात कर तमाम चीज़ों को सुनाया, सेक्स रैकेट के बारे में उनको बताया, एक महिला होने के नाते फज़ा तरन्नुम जी ने इमीडिएटली पूरे माइक्रो फाइनेंस के जो मेन ब्रांचेस हैं उनको एक बुलाकर एक मीटिंग कॉल की। हमको भी वहाँ पर बुलाया गया था। वहाँ पर जब हमारा डिस्कशन हुआ, मैं समझता हूँ कि 1 घंटे के करीब हमारा डिस्कशन हुआ, कि उससे ज़्यादा ही टाइम वहाँ पर गुजरा। तो एक सवाल हमसे पूछा गया कि क्या प्रॉब्लम है। एक एक चीज़ को निकाल कर हमने सबूतों के साथ डीसी मैडम के सामने पेश किया। सारे 17 से 18 माइक्रो फाइनेंस के मेन मैनेजर्स वहाँ पर बैठे हुए थे। किसी के पास जवाब नहीं था हमारे सवालों का कि भाई आरबीआई के गाइडेंस क्या हैं, गाइडलाइंस क्या हैं आरबीआई के, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और कितने ख़वातीन को आपने लोन दिया। तो क्या बोला पता है उन लोगों ने, 2 लाख के करीब ख़वातीन सिर्फ गुलबर्गा में हैं जो उनके पास से लोन लेकर वो इंस्टॉलमेंट पे करती हैं। 2 लाख 2 लाख ख़वातीन गुलबर्गा में हैं। और फिर भी आसपास के गांव की बात नहीं हो रही। हाँ, डिस्ट्रिक्ट की बात है। जी 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 डिस्ट्रिक्ट की बात है गुलबर्गा। तो 2 लाख ख़वातीन इनके पास से संघ में बैठकर लोन ली हुई हैं। तो किस तरह से ये ख़वातीनों को टारगेट कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घरों तक जाकर लोन को बेचा जा रहा है, लोन दिया नहीं जा रहा। लोन देने का तरीका आपको और हमको पता है। आपकी बात सुनते हुए मुझे अब तक की पूरी दास्तान में 2-3 चीज़ें जो मेरे जहन में रिपीट हो रही। पहली तो ये है कि देखिए, जिस किस्म से ये पूरा स्टेज लगाया गया है लोन देने का, जितना इजी कर दिया गया है इसको कि भाई कोई भी आओ, लोन बेचा जा रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, हूँ, लोन बेचने का धंधा शुरू हुआ। मकसद उनके 2 हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक मकसद ये है कि भाई औरत को फंसा दिए तो घर की इज्जत को फंसा दिए जैसा है। बिल्कुल। तो अब वहाँ से वो जो भी उनका इंटरेस्ट का रेशो है वो हो जाएगा, रिकवरी भी हो जाएगी, गाली गलौज कर लेंगे, जैसे भी तैसे कर लेंगे। और औरतें क्या है, अब ज़रा अखराजात के मामले में डिसीजन उनके स्लो हैं। तो किसी भी एतबार से शौहर की मजबूरी बोलिए या किसी भी चीज़ के लिए बोलिए, परेशानी को टालने के लिए वो बेचारी अपने मुसीबत में जो है सर दे रही है, जा रही है, लोन भी ले रही है। रिकवरी के टाइम पे ये सारे इज़्ज़त ख़राब करने वाले मामलात हैं या सुसाइड की तरफ पुश करने वाले मामलात हैं। तो यहाँ पे अब हर कोई कहीं ना कहीं क्या है, उतनी ताकत नहीं रखता कि भाई मैं अपना मसला पुलिस के पास जाऊँ या किसी लीडर के पास जाऊँ। तो वहीं सब के सब परेशान हो रहे हैं। और नंबर्स ये है कि वो खुद जो है माइक्रो फाइनेंस वाले बता रहे हैं कि तकरीबन 2 लाख, इतना ह्यूज नंबर है। इस तरह से आपने अभी कहा कि पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जा रहे हैं, मैं ये यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ख़वातीन परेशान होने के बाद पुलिस स्टेशन को जा रही थी। अच्छा, जा रहे थे। पुलिस स्टेशन को जाने के बाद वहाँ से इनको डराया जा रहा था। लोन लेने के टाइम समझ में नहीं आया क्या, भरने के टाइम नाटक कर रहे हैं, भरने के टाइम नाटक कर रहे हैं जी, जो भरो, कैसा भरना है भरो, अच्छा कर्जा करके ला के दो, क्या भी करके ला के दो। कई पुलिस वाले, शर्म की बात है, कई पुलिस वाले भी ये औरतों को कहते हुए नजर आए हैं कि जाओ, नहीं है तो पैसे सुसाइड करो, जाओ वसूल करते हो ना, तुम्हारा इंश्योरेंस ले लो। ये ख़वातीन गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इज्जत नहीं है। सही बात है, हर किसी की एक इज्जत होती है, उनको इज्जत से बात करना चाहिए। खासकर पुलिस डिपार्टमेंट से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे केसेस आज भी पुलिस डिपार्टमेंट तक अप्रोच हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनको सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हमेशा से ऐसा होते आया है। खासकर संघ की मैं बात कर रहा हूँ, कई औरतें हमें कॉल कर ये बता रही थी कि हम पुलिस स्टेशन को जाने के बाद हमें वहाँ पर जलील किया जा रहा है, हमसे ठीक तरीके से बात नहीं की जाती, हमको वहाँ पर गाली दी जाती है। ये बोला जाता है कि पैसे लिए हैं ना, जिस तरह से लिए उस तरह से आप पे करो। वही पुलिस स्टेशन को आते क्यों हैं लोग? मदद के लिए आते हैं। पुलिस वालों को चाहिए कि वो उस पर गौर करें, देखें, बात सुने, रिकवरी एजेंट को बुलाएं, पूछें कि भाई किस तरह से तू वसूल कर रहा, क्योंकि ज़बरदस्ती वसूल करने का किसी को इख्तियार नहीं है। अगर कोई पे नहीं कर रहा है तो आरबीआई के जो गाइडलाइंस हैं उनको चाहिए कि उनको नोटिस भेजें। 1 बार नोटिस, 2 बार नोटिस, 3 बार नोटिस भेजने के बाद अगर फिर भी अगर कोई पे नहीं करा तो आप उनको कोर्ट को बुला सकते हैं। मेरा एक पैगाम है, मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मैंने भी इस चीज़ के बारे में जब मुझे ये सवाल करना था तो मैं इसकी हकीकत को जानने के लिए जो है जितना हो सकता था उतना ख़ुद पर्सनली ग्राउंड पे जो हालात हैं उनका जायज़ा मैंने
लिया हुआ है। थोड़े से परसेंटेज के अलावा जो लोग वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जिनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो बहुत कम परसेंटेज है। मेजॉरिटी मैं ये देखा हूँ कि लोग, किसी को मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, किसी को टू व्हीलर ख़रीदना है, ज़िंदगी में आसानियाँ, लोग दूसरों की ज़िंदगी की आसानियों को देखकर अपनी ज़िंदगी में उन आसानियों को लाने के लिए आसान रास्ता लोन। देखिए, लोन एक लानत है, उसमें हाथ डाल रहे हैं तो उसके बाद फिर ज़िंदगी का सुकून भी गारत है। सही बात। चीज़ों की क्या वैल्यू है आपके? मैं हैरान हुआ मैं ये देख के कि एप्पल का फ़ोन ख़रीदना है किसी को, हैसियत नहीं है उनकी जाकर जो है वो लोन के रिपेमेंट करने की, बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ तक सुनने में आया कि भाई 1.5 लाख का मोबाइल है, भाई तेरी कैपेसिटी क्या है और तेरी महीने की तनख्वाह कितनी है, तेरी हैसियत क्या है, उसको उसका नहीं पड़े हुआ है, शो ऑफ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होकर रहेगी। ये तो बेवकूफ़ी है। गाड़ी है, टू व्हीलर है, उसके बगैर भी ज़िंदगी चल रही है, मगर अपने ज़िंदगी के ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये कहाँ तक सही है कि हर ईज़िली जो एक्सेसिबल लोन है वहाँ पर अपनी इज़्ज़त भी ख़राब, आखिरत के तो मसले हैं ही है, दुनिया में भी देखिए कितनी सारी मुसीबतें और परेशानियां हैं। बिल्कुल। इसीलिए सोशल मीडिया पर ये कोई घूम रहा है, उसकी फ़ोटो देख लिए, किसी ने कुछ पहना हुआ है, कोई ब्रांड्स को फ्लॉस कर रहा है, अपने दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा है, दूसरों को देखकर अपनी ज़िंदगी कॉपी करने के चक्कर में ये सारे ज़रिए में हाथ डालना, लोन्स में हाथ डालना, संग में हाथ डालना, ख़ास तौर पे ये जो है आपका मैसेज, हमारा मैसेज, ये आम पब्लिक तक पहुंचना ज़रूरी है। भाई गैरत भी कोई चीज़ है यार। घर की औरतें जा रही हैं और एक पे एक लोन उठा रही हैं, तो मर्द कहाँ हैं? 2 लाख अगर औरतों की बात हो रही है तो ये 2 लाख औरतों के भाई, बाप, बेटे, शौहर, ये सब कहाँ हैं? सही बात। तो क्या मतलब कम्युनिटी की गैरत इतनी ख़त्म हो गई है कि इस लेवल तक हाल आएगा कि लोग जो है वहाँ पर रिकवरी एजेंट्स आ रहे हैं, घरों की इज्जतें उछाल रहे हैं और घर के मर्दों का कोई वास्ता नहीं? ये तो गलत बात है। तो तमाम लोगों को सोसाइटी में फिर से इस एजेंडे को जो है उठाते रहना चाहिए, क्योंकि वसीम भाई ने एक बात का जिक्र किया कि हमने बड़े मसले को तो हल किया कि लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल आ गया, मगर इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये अभी चल रहा है मसला, पर पता नहीं अभी क्या क्या कहाँ कहाँ हो रहा है जो नहीं आ पाया सामने। अभी इसमें मैं जिस तरह से आपको बताया जी। आपने भी जो जिक्र किया, फजूल खर्चों के लिए लोन ले लेकर खवातीन परेशान हुए हैं, और आपने कहा मर्दें कहाँ हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मर्दों की वजह से ही औरतें इसमें ज़्यादातर दलदल में फंसी हैं। मर्द क्या करते हैं, जिस तरह से आपने कहा मोबाइल होना है, गाड़ी लेना है, या कहीं बाहर का खर्च पे करना है, या जुए में बैठते हैं लोग, जुआ हारते हैं, वहाँ पर पैसे कर्जा करते हैं, अपनी खवातीनों को हरासमेंट करते हैं, परेशान करते हैं कि जाओ जाके संग में बैठो, मुझे पैसा ला के दो, वहाँ पे मुझे देना है, मुझे ये लेना है, मुझे मोबाइल लेना है, मुझे गाड़ी लेना है। तो इस तरह से औरतों को जो है ना मर्दें ही ले जाकर जो है संग में बिठाई हैं, और जब रिकवरी एजेंट और ग्रुप लीडर पैसा मांगने आते हैं तो मर्द वहाँ पर मौजूद नहीं होता। अब वो तो ये बात औरतों के हाथ, तो ये बात कर ले को हैंडल कर, मैं आया तो चुप, मेरे को जो है गाली गलौज सुनना नहीं है, औरतों को सामने रख देते हैं। तो ये मर्दों की भी जो है ना बेशर्मी है, जो औरतें और बेशर्मी है जी। परेशान हो रही थी। तो इसमें सिर्फ हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट कर अगर खामोश होते हैं हबीब भाई, तो ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन नहीं आता। सही बात। तो हम लोगों ने क्या किया, गुलबर्गा में एहतजाज करने के बाद फिर हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट से और तालुकों से कॉल आना शुरू हुए। उनको वहाँ पर यह बताया जा रहा था कि वो मसला सिर्फ गुलबर्गे का है, गुलबर्गा दूसरी जगह ऐसा नहीं हो रहा। दूसरी जगह नहीं, दूसरी जगह आपको पे करना है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट देना ही बंद करा दिया था। अच्छा। हम लोगों ने क्या बोला था, जब तक इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होती, जो सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, जो सुसाइड अटेम्प्ट हुए हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं होती, जो इसके मुजरिम हैं, इसके जो आरोपी हैं, इनको जब तक जेल नहीं होती, जब तक कोई भी 1 रुपया भी जो है ना इनको पे नहीं करेगा। ये हमारा बयान डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट में हम लोगों ने बयान दिया था जी। इसके बाद कोई औरत जो है ना इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रही थी, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो है ना उनको ये बताया जा रहा था वो सिर्फ गुलबर्गा में रोका गया है, तुम लोगों को भरना है किसी भी तरह से। तो वहाँ से हमको कॉल आ रहे थे, तो हम गुलबर्गा के अलावा यादगीर है, बीदर है, और इसके अलावा जो तालुके हैं, शाहपुर है, वहाँ पे एहतजाज हुआ, सेडम में हम लोगों ने जाके एहतजाज किया, हलन में एहतजाज हुआ, हर जगह जो है ना एहतजाज हुए, वहाँ पर लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। इसके अलावा दूर दूर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, हुबली है, धारवाड़ है, ऐसे कई दीगर डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर हमने कॉल पर बात करके उनको एहतजाज करने की वहाँ पर मशवरा किया, सलाह दी। फिर वो लोगों ने भी वहाँ पर एहतजाज किए, तमाम एहतजाजों को दर्ज कराया गया। बार बार इसके ऊपर काम करने के बाद इतना प्रेशर वहाँ पर डेवलप हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका के जो सीएम हैं
सिद्धरामैया जी ने इसके ऊपर फोकस किया और एक नया कानून बनाया है जिसके ऊपर अब अगर हरासमेंट कोई करेगा तो उसको जेल भेजा जा सकता है। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो इस बहुत तरह बहुत से मुबारक हो इस तरह आपके से इस काम काम पर। किया। और मैं इसके अंदर मैं सबसे पहले हमारी पूरी जो टीम थी सोशल एक्टिविस्ट की, उनको मैं यहाँ पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और उनके बिल्कुल। जो वो लोगों ने वक्त दिया है हमारे साथ में, जो हमारे नूर भाई हैं, तिराज साहब जी हैं, खालिद अबरार हैं, अफजल महमूद हैं, मुबीन हैं, और जो हमारे अज़हर मुबारक हैं, जी। और कई ऐसे नौजवान हैं जो दिन रात इसके ऊपर काम रियाज किए खतीब, हैं। जी। रियाज खतीब हैं और तमाम लोग हैं जी। जिन्होंने इसके ऊपर दिन रात काम किया हमारे साथ, और इसके ऊपर जो है ना वो बयानात अपने जारी किए, प्रोटेस्ट किए, एहतजाज किए, हर जगह हमारे साथ वहाँ पर खड़े रहे, जिसके बदले में इतना बड़ा बदलाव आपके सामने नज़र आ रहा है। और आज भी कई औरतें इससे जो है ना तौबा कर चुकी हैं हाँ। और उम्मीद हमारे सामने रो रो कर ये वादा किए हैं कि आज के बाद कभी हम संघ के दलदल में कदम नहीं रखेंगे। ये खैर इतनी भी बड़ी परेशानी हो के अंदर हम जैसा पहले हम लोग गुजारा करते थे आगे भी करेंगे, लेकिन संघ से पैसा नहीं उठाएंगे। माशाल्लाह। या कई औरतों ने जो है ना हमारे सामने वादा किया है, कस्में खाई हैं और रो रो कर इससे तौबा किया है। ये बहुत खुशी की बात है और दुआ करते हैं कि बाकी के लोगों को भी अल्लाह हिदायत दे आमीन। और तौफीक मिले इस लानत से बचने की। इसके अलावा जो है ये बात को ज़िंदा रखना चाहिए। इस बात का एहसास हो रहा है कि ये इतला ये चलती रहनी चाहिए, इसकी अवेयरनेस चलती रहनी चाहिए, क्योंकि फिर धीरे धीरे खामोशी से जो है पर्दों के पीछे ये स्कैम्स और इस तरीके की चीज़ें जो है समाज और सोसाइटी को खोखला करती रहेंगी वरना अगर इस बारे में बात ना हो। तो वसीम भाई, ये जो रहा कि कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जी, ये प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या इसका जो है एजेंडा था, ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए। जी देखिए अभी भाई, जिस तरह से आपने जिक्र किया हमारे एसोसिएशन का, कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो बनाया गया है, इसकी शुरुआत गुलबर्गे से हुई है। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरह से मैंने कहा आपको, एक अल्टरनेट तौर पर डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स तैयार होते गए। ओके। गुलबर्गा में ही अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ 25 से 30 डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे जो एज ए मीडिया ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। सिर्फ गुलबर्गा की बात करूँ आपको। ओके। इसके अलावा स्टेट के दीगर डिस्ट्रिक्ट में भी कई सारे नौजवान हैं जो डिजिटल मीडिया के ज़रिए एक रेवोल्यूशन लाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सब बिखरे हुए थे। तो उनको एक यूनाइट करना, एक ताकत बनाकर काम करने के लिए ये एसोसिएशन को फॉर्म किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका एक स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। तमाम लोगों ने मुझे चुना है एज ए प्रेसिडेंट। तो सबका मैं पहले शुक्र अदा करता हूँ कि मुझ पर भरोसा किया कि मैं एज ए स्टेट प्रेसिडेंट इसका रोल अदा कर सकूँ, अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सकूँ और सबको लेकर आगे बढ़ सकूँ। ये मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आगे बढ़ाया जाए। शुरुआती तौर पर हम लोगों ने इसे शुरू किया है अभी, तो गुलबर्गा के अलावा आसपास के दीगर डिस्ट्रिक्ट से भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। इसका मकसद ये है अभी भाई, जिस तरह से मैंने तो एक सवाल आपको रोकते पूछ रहा हूँ मैं, आप सोशल मीडिया जितने भी आप लोग साथ में जुड़े हुए हैं, डिजिटल मीडिया जी, तो डिजिटल मीडिया के तमाम लोग, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं? नहीं, अलग-अलग। मैं वही बताया था आपको इससे पहले भी कि देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो अपना काम भूल गया है, अपनी जिम्मेदारी को भूल गया है, वही चीज़ को आगे बढ़ाते हुए लोगों का एक आवाज़ बनते हुए डिजिटल मीडिया उभर रहा है। कल तक एक अल्टरनेटिव था, आज लोगों का प्रेजेंट बनकर जो है ना डिजिटल मीडिया यहाँ पर तैयार हो चुका है और लोग आज भरोसा करते हैं तो डिजिटल मीडिया की न्यूज़ पर भरोसा करते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी जिम्मेदारी से भूल गया है। जैसे कि आप देखेंगे कोरोना वायरस में जिस तरह से लोग मर रहे थे, लोगों की लाशें पानी में, तालाबों में तैरते हुए नजर आ रही थी। यूपी का तो पूरा हाल हॉरेबल था यूपी गवर्नमेंट के तहत। तो लाशों की जो है जैसा बताया, लाशें गिन नहीं सकते, नदियों में तैर रही थी लाशें, तैर रहे खा रहे थे लाशें, खा रहे थे लाशें। ये फेलियर था यूपी गवर्नमेंट का, योगी गवर्नमेंट था। का। तो इसको बताने के बजाय मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा था? मेन स्ट्रीम मीडिया ये बताने में लगा हुआ था कोरोना जिहाद। कोरोना जिहाद किसको टारगेट कर रहा था मीडिया?
यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम, जी जी यहाँ पे भी मुसलमानों के खिलाफ नफरतें फैलाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 2014 से लगातार अगर आप देखेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, पूरा देश मस्जिद मंदिर, खोखला करने की देश काम को पे- खोखला करने, जी। देश को बर्बाद करने में मेन स्ट्रीम मीडिया सबसे बड़ा रोल अदा करता है। आज जो सड़कों पर लोग बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है ये मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ होना चाहिए। क्यों? ये डायरेक्ट लोगों का जहनों को खराब करने का काम कर रहा है। सही बात है। बीजेपी अपना एक मजबूत एक हथियार बनाकर लोगों के बीच में छोड़ दिया है, जिससे लोगों को जो है ना यहाँ पर लोगों के जहनों को जो है ना यहाँ पर ख़राब किया जा रहा है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ हम लोग नहीं हैं। ये डिजिटल मीडिया का ये एसोसिएशन बनाया गया है क्योंकि हम लोग, अब हो रहा क्या है यहाँ पर देखिए कि गवर्नमेंट को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये लोग में डिजिटल मीडिया को इलेक्शंस में इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल प्रचार के लिए इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के लिए, अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमको कंसिडर नहीं किया जाता, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में हमको पासेस नहीं मिलते। आप समझिए गुलबर्गा में अगर कोई सीएम का प्रोग्राम हो रहा है, डिजिटल मीडिया को वहाँ पर पासेस नहीं मिलते। क्यों? मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग उनको डराते हैं कि तुम डिजिटल मीडिया को पासेस नहीं देना। क्यों? हमसे ज़्यादा लोग फिर उनके पास देखेंगे तो हमारी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग एक एसोसिएशन बना के हम ये गवर्नमेंट से मुतालिबा कर रहे हैं कि हमको भी आप कंसिडर करिए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में, क्योंकि सिर्फ हम लोगों के लिए जब आपको ज़रूरत होती है जब हमको इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज पब्लिक का भरोसा डिजिटल मीडिया पे है, तो डिजिटल मीडिया को भी गवर्नमेंट के ज़रिए वो इज़्ज़त मिलनी चाहिए। मैं इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट से ताल्लुक़ रखते हुए एक सवाल आपसे करूंगा। जी, अभी फ़िलहाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसा अभी आप जिक्र कर रहे थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया एजेंडे को सेट कर रही है रूलिंग पार्टी के, तो ये रूलिंग पार्टी का एक जो है पपेट बन गई है, जिसके ज़रिए से लोगों के सामने जो है बार बार रिपीटेडली जो भी अब हम विटनेस कर रहे हैं हालात को, ये हालात जैसा आप कोरोना का जिक्र करें, जी, कोरोना में जो है ये उल्टी सीधी जो है बातें चलाई ये लोग, वही हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करे उतने भयानक हालात में भी। तो जब ये लोग थालियां बजा रहे थे और बर्तन बजा रहे थे और गो कोरोना गो कोरोना बेवकास लगा रहे थे। अभी तक देखिए कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला उसके ऊपर हंसना चाहिए कि क्या बेवकूफियां हैं। बेवकूफ़ी तो राजा बाबू बेवकूफी किसी दिन ना। उठते हैं हाँ, और बोलते हैं कि चलो सभी उठो बर्तन बजाओ, और सब उठ के जो है बर्तन बजाओ। बर्तन बजाने लगते। एक दिन राजा बाबू उठते हैं, सबको बोलते हैं कि भाई आप क्या करिए, कैंडल जलाइए, कोरोना भाग जाएगा। राजा बाबू एक दिन उठते बोलते हैं कि गो कोरोना गो पढ़ो, सब चला जाए। चला जाएगा। तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल इस वक्त सबके सामने क्लियर है जी, कि ये राजा बाबू के कठपुतली के काम कठपुतली बने हुए हैं। जी, तो ऐसी सिचुएशन में डिजिटल मीडिया का अब रोल ये है कि वो लोग पब्लिक की आवाज़ बने। बिल्कुल। तो फिर दोनों के बीच में पब्लिक, कॉमन पब्लिक कैसे सेलेक्ट करेगी? तो इसको क्या करना चाहिए? ये लोग तो टीवियों पे लगे हुए। बिल्कुल। अभी भाई मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह से आपने मेन स्ट्रीम मीडिया का जिक्र किया, आपने गौर किया होगा मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो डिबेट्स चलते हैं, 4-5 लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। जी। किसी का लिबास हिंदू होता है, किसी का लिबास मुस्लिम होता है, या कोई दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा पहन के अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार बताकर वहाँ पर बैठ के मुसलमानों के पक्ष में बात करने की कोशिश करता है। ये तमाम चीज़ें जो है वहाँ पर ये किराए के टट्टू होते हैं। आप गौर करिए उन चीज़ों को। पब्लिक जो है ना, आम पब्लिक जो है मेन स्ट्रीम मीडिया को जो टीवी में, यूट्यूब पे, मोबाइलों में जो देख रही है डिबेट, वहाँ पर सिर्फ डिबेट के नाम पर कुछ किराए के टट्टुओं को बुलाकर लड़ाया जाता है। एक होता है हिंदू लिबास में, एक होता है मुस्लिम लिबास में। मुस्लिम लिबास में जो किराए का टट्टू वहाँ पर बैठा हुआ होता है, उसको सिर्फ बिठाया जाता है गाली सुनने के लिए। वो गाली सुनता है तो ऐसे लगता है कि सारे मुसलमानों को वहाँ पर गाली दी जा रही है। भाई जाते क्यों हैं ऐसे डिबेट्स में? वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया में हर डिबेट में सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही तो चल रहा है। आप देखिए वहाँ पर जो किराए के टट्टू होते हैं उनको बोलने तक नहीं दिया जाता। वो चिल्लाते रहते हैं, उनको ज़रूरत पड़ी तो म्यूट करते हैं। जब उनको वो कुछ अगर फालतू बात कर रहे हैं तो उनका म्यूट हटा दिया जाता है। जब वो अगर कुछ बोलना भी चाह रहे हैं तो उनको म्यूट कर दिया जाता है, कुछ अच्छे लोग अगर हैं भी तो ये सब तमाम चीज़ें जो है ना, पब्लिक को आदत पड़ी है तमाशा देखने की। आप अगर देखेंगे सड़क पर दो अगर लोग लड़ रहे हैं तो पब्लिक तमाशा देखने के लिए वहाँ भी खड़ी हो जाती है। तो लोगों को जो देखने की ख्वाहिश हो रही है वही दिखाया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर पब्लिक को ये बोलना चाहूँगा कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया की ये जो तमाशे हैं ये देखना बंद कर दीजिए। आपको याद होगा, आपने रवीश कुमार के अगर प्रोग्राम्स को देखा होगा तो रवीश कुमार ने भी जब NDTV के वो जब रिपोर्टर थे, जर्नलिस्ट वहाँ पर जो काम कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने बार बार ये कहा कि आप टीवी चैनल्स देखना बंद कर दीजिए। क्यों कहा उन्होंने?
ये कोई गौर नहीं कर रहा। आज वो उस प्लेटफॉर्म को छोड़कर, क्योंकि हमारे जो आपने जिस तरह से कहा राजा बाबू के चंद दोस्त हैं अंबानी अडानी, उन्होंने उसको भी ख़रीद लिया है, तो वहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा देते हुए अपना यूट्यूब चैनल चालू किया है। आज यूट्यूब चैनल, ये जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यही एक ताकत है, यहीं से सच्चाई की आवाज़ उठाई जा सकती है। किसी के इशारों पर नहीं नाचते यहाँ पर बंधे हुए लोग नहीं हैं। आप पब्लिक को मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, किसी का भी देखिए, मेरा गुलबर्गा हेडलाइंस देखिए, मैं किसी को नहीं कहूँगा। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर सच्चाई बताई जा रही है, उन प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, उनके ज़रिए आप अच्छी न्यूज़ें देखिए। ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है यहाँ पर सिर्फ दंगे फसादात कराने का, हिंदू मुस्लिम के जहने ख़राब करने का, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर हिंदुओं के जहनों में डालने का काम यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है। तो इस तरीके से मैं आवाम को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया देखना, डिबेट्स देखना बंद कर दीजिए। आपको याद होगा अभी जो पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ है, आतंकवादी जो हमला हुआ है, बड़े अफसोस की बात है। बड़ी अफसोस की बात है। वहाँ पर गोलियों के साथ जो है ना, वहाँ पर फायरिंग करते हुए कई बेकसूरों को मारा गया हिंदुस्तानियों को। मैं वहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं कहूँगा, वो भाई हमारे हिंदुस्तानी भाई थे। बेशक वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे इन मेन स्ट्रीम मीडिया के डिबेट्स, मैं एक डिबेट का आपको जिक्र करूँगा, जो अमिश देवगन हैं, उनकी अगर आप डिबेट देखेंगे, वहाँ पर उन्होंने एक आई विटनेस को अपने डिबेट्स में इनवाइट किया। आई विटनेस से वो पूछ रहे हैं कि आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने क्या देखा? तो वो जो आई विटनेस था, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो एग्जैक्ट इंसिडेंट के करीब तो नहीं था, थोड़ी दूरी पर था। मैं ये देखा कि कश्मीरी जो लोकल मुसलमान हैं, जो घोड़े वाले हैं, जो टैक्सी वाले हैं, और वहाँ पर कुछ सामान बेचने वाले मुसलमान हैं, वो लोग अपनी जानों पर खेलकर हिंदू की जो परेशान लोग हैं उनकी जान बचाने का काम कर रहे थे। आपसे मैं पूछता हूँ, क्या सिर्फ 25-26 वहाँ पर हिंदू मौजूद थे? हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट जो है ना कश्मीर को घूमने जाते हैं। हाल ही में मैं कश्मीर जाके आया हूँ, वहाँ पर मैंने जो चीज़ें गौर की, 100-200 मीटर की दूरी पर आपको जो है वहाँ पर आर्मी के जवान तैनात मिलेंगे, पुलिस फोर्स वहाँ पर मौजूद है। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच में ये आतंकी हिंदू मुल्क में घुसे कैसे? ये बड़ी सवाल मीडिया का तो ये होना चाहिए, मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया का सवाल ये होना चाहिए कि मोदी गवर्नमेंट से वो ये सवाल पूछें कि आप, हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स ये कहती है कि देखिए, बार बार ये अपने पॉलिटिकल स्पीचेस में कहते हैं कि हमारा यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ऐसी हमारी जो है ना आर्मी वहाँ पर जो है ना तैनात है बॉर्डर पे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। क्रेडिट अपन लेना चाहते हैं। तो ये एक आर्मी जब परिंदा पर नहीं मार सकता, तो इतने टेररिस्ट जो है इतने बड़े बड़े हथियार लेकर कश्मीर के अंदर घुसे कैसे? और पहलगाम मैं जाके आया हूँ, वहाँ पर मैं बार बार ये बोल रहा हूँ आपको, 200 मीटर की दूरी पर वहाँ पर आर्मी के जवान खड़े तैनात होते हैं, चेक पोस्ट होते हैं। आपने बार बार यूट्यूब पे एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा, एक आर्मी का जवान बोल रहा है कि कुछ देर ये हादसे के टाइम पे चेक पोस्ट हटाए क्यों? कौन हटाया? कौन उसको हटाने का ऑर्डर दिया? ये तमाम जो है पॉलिटिकल एजेंडा मुझे नज़र आता है। कई हमारे नॉन मुस्लिम से सेकुलर जहन रखने वाले भाई हैं, वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार में इलेक्शन चल रहा है, हर इलेक्शन के करीब जो है ना इस तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं का जहन ख़राब करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत उनके जहनों में डाल के वोट बटोरने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इससे पहले भी आप देखेंगे पुलवामा अटैक हुआ, क्या है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई? किसको वहाँ पर उसका अभी तक सच सामने नहीं आया। अब ये भी जो अटैक हुआ है, इसका भी सच कभी आपके सामने नहीं आएगा। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ जी भाई कि जैसा आपने पुलवामा का भी जिक्र किया और अब जो है ये पहलगाम का भी जो है इशू है। देखिए, एक चीज़ है जो लोगों की वहाँ पे जाने गई, वो जुल्म है। दूसरी चीज़ है करने वाले जो भी है वो जालिम है। मुकम्मल तौर पे पूरी पब्लिक इंडिया की गवर्नमेंट के साथ में है कि भाई आप वापस जवाबी कार्रवाई करिए और इन्वेस्टिगेशन करिए, बिल्कुल, और जो पनिशमेंट देना है उनको पनिशमेंट भी दीजिए। 8 साल के बच्चे का एक वीडियो है, वो बच्चे के जो फादर हैं शहीद हो गए बिल्कुल ये हादसे में। 8 साल के बच्चे का क्या कॉमन सेंस होगा, कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग, इतनी समझदारी से वो बच्चा बोल रहा है कि गवर्नमेंट से सवाल हो गई, बोल रहा है कि सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है। और वहीं पे हम देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया बजाय वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल हुकूमत के जो लोग हैं उनसे सवाल नहीं कर रही है, उसके बजाय लोगों में वो बात जो देश को तोड़ने वाली है, क्या कि भाई वहाँ पे बार बार देख रहे हैं हम टीवी मीडिया में ये बता रहे कि उनका नाम पूछकर मारा गया। नाम पूछकर? भाई नाम पूछकर तो तबरेज़ को भी मारा गया था,
तब इसको भी मारा गया था, है ना। कई मॉब लिंचिंग नाम मुल्क पूछ में कर नाम ही पूछ तो कर हुए हैं। मॉब लिंचिंग हो रहे थे इतने सालों से, बिल्कुल कितने लोगों को जो है मार दिया गया मार दिया गया। नाम पूछकर। और एक चीज 10 मैं 10 आपको 15 15 लोग, एक एक बच्चे को, एक एक बूढ़े को जो मुसलमान है पकड़ना, घेरना और उनका नाम पूछकर उनके मजहब के नाम पे उनकी मॉब लिंचिंग करना। बिल्कुल तो ये तो तब भी चला, वो भी गलत था। वो भी और गलत ये है, भी ये तो गलत है। और इसके अलावा अब एक चीज जो मेरे जहन में है और मैं पब्लिक के सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ कि कॉमन मैन इंडिया का ये बात जरूर सोचेगा कि भाई इससे फायदा किसका है। अगर आतंकवादी देश को तोड़ना चाह रहे थे तो मीडिया आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है जो देश को और तोड़ रहा है यही बात करके। हिंदू मुस्लिम बोलकर वो लोग तोड़े, अब आप हिंदू मुस्लिम बोलकर डिबेट्स चला रहे, रिजल्ट क्या आ रहा? कॉमन गरीब परेशान जो मुसलमान हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं, अगर वो कहीं काम कर रहे हैं यूपी में, एमपी में, अब वो वीडियोस ऐसे सामने आ रहे हैं कि वो बेचारों को पकड़कर नाम पूछकर मार रहे हैं। बिल्कुल। तो इससे क्या बदला टेररिस्ट से लिया जाएगा? इनको मारने से उनसे बदला लिए जैसा है, मगर क्योंकि मजहब के नाम पे आग भड़काई जा रही है, इसमें घर सारों के जलेंगे। बहुत बहुत सही बात आपने कही। जी। मैं वही आपको जिक्र कर रहा था, जिस तरह से आपने पूछा नाम पूछकर मारा जा रहा है, वहाँ भी आतंकी नाम पूछकर मारे हैं और पिछले कई सालों से मुसलमानों को भी यहाँ पर नाम पूछकर लिंचिंग की जा रही है। और उसके अलावा आप अगर कुछ वीडियो देखेंगे तो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जी, वो लोग गरीब ठेला बंडी के लगाने वाले जो मुसलमान हैं, फुटपाथ पे कारोबार करने वाले मुसलमान हैं, उनसे नाम पूछ रहे हैं, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? फला का नाम अब्दुल्ला है, फला का नाम अब्दुल रहीम है, फला का नाम अब्दुल रहमान है, फला का नाम वसीम है, फला का नाम हबीब है। ऐसे नाम पूछ कर उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। और कोई हिंदू है तो उसको बोला जा रहा है कि यहाँ पर तू अपना नाम लिख के लगा, क्योंकि हमको देख कर मैं देखा वो वीडियो। तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? तुम में और उन आतंकियों में क्या फ़र्क है? तो मुल्क के गलियों में जो फुटपाथ पर गरीब कारोबार करने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो तो कारोबार करने वाले हैं, अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो लोग सड़कों पे बैठे हैं। सही तो उनसे भी जो है ना, तुम धर्म पूछ कर उनको जुल्म कर रहे हो, वो भी धर्म पूछ कर वहाँ पर मारे हैं कश्मीर में, तुम भी धर्म पूछ कर यहाँ पर जुल्म कर रहे हो। तो फ़र्क क्या है? ये स्ट्रैटेजी बना रहा कौन है? धर्म के नाम की राजनीति कौन कर रहे हैं? इससे फ़ायदा किसको होने वाला है? सही बात। इस पर हर हिंदुस्तानी को फिक्र करना है, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो। आपको एक मिसाल देके मैं बताता हूँ कि एक आपने इसको देखा होगा, एक मदारी को, जिसकी पिंजरी में कई तरह के सांप होते हैं। यहाँ पर जो है मोदी सरकार के पास भी कई तरह के सांप हैं, कई मेन स्ट्रीम मीडिया की शक्ल में है, कोई राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में है, तो कई अलग अलग शक्ल में है। जब जिसकी ज़रूरत पड़ी एक जहरीला सांप जो है ना, पब्लिक के बीच में वो लोग छोड़ के माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और ये हर इलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि भाई डेवलपमेंट पे कब बात होगी, रोजगार पे 15 लाख कब आएंगे, 15 लाख कब आएंगे। अमित शाह हंसते हुए बोल दिए 15 लाख क्या था, एक बस एक जो है स्टंट था, एक जुमला था, बस जुमला था। अब 2 करोड़ जॉब भी एक जुमला है। सब हर चीज़ जुमला है ना। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये पब्लिक को समझना है कि भाई आपको इस्तेमाल किया जा रहा, आपको वही चीज़ दिखाई जा रही है जो वो दिखाना चाहते हैं, उनका जिससे फायदा है, जिससे उनको फायदा। कमाल की बात है, बीफ के नाम पे इतने सारे लोगों की जाने जा रही हैं। कौन एक्सपोर्ट कंपनीज किसकी हैं, कौन उनका मालिक है? जब नाम सामने है तो सरप्राइज है कि उसमें मुसलमान है ही नहीं, एक भी मुसलमान नहीं है। बीफ एक्सपोर्ट कंपनीज जो बड़ी बड़ी इंडिया में चलती हैं, सारे नॉन मुस्लिम कंपनी के मालिक हैं। बिल्कुल। हाँ, कौन पूछेगा इनको, कौन बंद कराएगा उनको? अगर आपको गौ रक्षक आप हैं, गायों से इतनी मोहब्बत है, आप गाय को माँ मानते हैं, एक्सपोर्ट बंद करा दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? सही बात है। आप यहाँ पे मुसलमानों को खाने पे पाबंदी लगा के वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा है। ये किसको नज़र नहीं आ रहा? सबको यहाँ पे पूछने वाला कौन है? मेन स्ट्रीम मीडिया इन सब चीज़ों से लोगों को जो है ना गुमराह करते हुए सिर्फ ऐसी चीज़ें बता रही हैं जिससे मुल्क में दंगे हों। अब एक सवाल जो मैं रोक दिया था आपको जी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे वापस आए हम, तो मेन स्ट्रीम मीडिया ये क्यों कर रहा है? फाइनेंस। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो सबसे बड़ा कंट्रोल है, ये हमारे जो जिस तरह से आपने बोला राजा बाबू, उनके दोस्तों का कंट्रोल है। अच्छा। अडानी और अंबानी के मीडिया हाउसेस हैं, तो उनको सुबह से शाम तक क्या काम करना है ये इसकी उनको हिदायत मिलती है। अच्छा। जितना उनको बताया जाता है वो लोग उतना ही काम करते हैं, जिससे इनका फायदा, जिससे इनका एजेंडे सेट हो। अगर वहाँ पे भी कंपटीशन चल रहा है, जितने भी ये मीडिया हाउसेस हैं उसमें कंपटीशन चल रहा है, सबसे बड़ा दलाल कौन है? तो हर कोई कंपटीशन और सबसे बड़ा दलाल कौन? जी, ये कंपटीशन उनके बीच में चला हुआ है। उनको इतना
वो लोग इसके अंदर जो है ना कंपटीशन में मुलविस हो गए हैं, इतने बेशर्मी से वो दलाली कर रहे हैं कि बहुत एक्सपोज हो जा रहे हैं लोगों के सामने, बिल्कुल। फिर भी उनको शर्म नहीं ये है। जो आप नाम लिए अमीश अभी वीडियो अमीश का देवगन जो इंतहा है, आप देखिए बेशर्मी एक वीडियो है, बेशर्मी की इंतहा है वो बेशर्मी बात। की इंतहा है। बिल्कुल। अमीश देवगन है, ये अपना तुम्हारा जो रिपब्लिक टीवी, जी हाँ बिल्कुल। क्या नाम उसका, अर्नब अर्नब गोस्वामी, वो तो इंतहाई घटिया रिपब्लिक इंसान टीवी है का अर्नब गोस्वामी जो है, जी। कितना वो खुलेआम दलाली कर गिरा हुआ इंसान है वो। खुलेआम नजर नहीं आ रहा लोगों को। मैं इस मैसेज से, इस वीडियो के जरिए मैं तमाम हिंदुस्तानियों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई, हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में अगर फंसेंगे तो देश बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। और आज देश बर्बाद होने से रुका हुआ है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के जरिए। आप देख सकते हैं कश्मीर में जो हमला हुआ, वहाँ से जो अच्छे वीडियो जो निकल कर आए हैं, यही सोशल मीडिया के जरिए निकल आए हैं, सही बात निकल के सामने आए हैं। लोगों के वरना लोगों को ये मालूम नहीं पड़ता कि है। वहाँ के जो लोकल मुसलमान हैं कश्मीर के, उन लोगों ने तमाम हिंदू भाइयों की जान बचाई है, अपने घर में रहने के लिए वहाँ पर उनको सहारा दिया है, वहाँ पर उनको खाने के लिए खाना दिया है, और वहाँ पर रेलवे स्टेशन तक, एयरपोर्ट तक जाने के लिए सहारा उनको जो है ना, अपनी सवारियाँ उनको दी हैं। कौन मदद किया है अपने अपने खांधों पर लेकर, इन हिंदू भाइयों को लेकर कौन नीचे भागा है, कौन उनको बचाने का काम किया है, वो नहीं बता रहा मेन स्ट्रीम मीडिया। मुसलमानों की भी जान गई उसमें, मुसलमानों की भी जिक्र जान नहीं गई है। करते ये लोग उसमें, उसका उनका जिक्र ने नहीं करते। जानबूझ के जो है ये बस वही अच्छा, ये बात बताइए मेरे को हबीब भाई, अगर जिस तरह से नाम पूछकर सिर्फ हिंदुओं को मारा गया, मुसलमानों को छोड़ा गया, ये बता रहे हैं, अगर पाकिस्तानी आतंकवादियों को हिंदुस्तान के मुसलमानों से इतनी मोहब्बत होती, हाँ, इतनी मोहब्बत होती, तो क्या वो ये हरकत करते? क्योंकि आप देखिए, जब खाली अगर हिंदुओं का नाम पूछकर अगर मारा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से नफरत यहाँ पर फैलाई जा रही है, यहाँ के लोकल मुसलमानों को नुकसान होगा, तो क्या वो नुकसान करने के लिए बैठेंगे? देश काटने के लिए, देश काटने के लिए कर रहे हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो मकसद से यहाँ पर आकर नाम पूछकर मारे हैं, उनको कामयाब करने में सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया, जो वही बता रहा है जो आतंकवादी चाहते हैं। बस इतना है कि वो लोग अपने बंदूकों से नुकसान कर रहे थे, ये कि अपनी जबानों से नुकसान कर रहे हैं, और पूरे देश में जो है नफरत का माहौल फैला रहे हैं। बस यही। अच्छा, ये जो गुलबर्गा में प्रोटेस्ट हुआ 27 को जो रैली थी, उसमें आप जिक्र कर रहे थे दो हमारे देश के जो है बेहतरीन खवातीन का, जिन्होंने स्पीच दी। उनकी स्पीच सुनने के बाद इस बात का ख्याल आया कि कई सारे जगहों पे कई सारे हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, ईसाई भाई हैं और सिख भाई हैं, जो साथ में खड़े हुए मुसलमानों के इस वक्फ बोर्ड के जो बिल के खिलाफ है। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सब एक हैं। जिसका आपने जिक्र किया, मीनाक्षी बाली जी और के नीला मैडम, ये एक CPIM के लीडर हैं, कम्युनिस्ट हैं। आप इनके बयान सुनिए, बहुत अच्छी स्पेशली जो रैली की वो स्पीच है उनकी, वो सबों को सुननी चाहिए। बहुत वो वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, जो गुलबर्गा हेडलाइंस पे आपको देखने को मिलेगा। मीनाक्षी बाली जो मैडम हैं, बहुत अच्छी उन्होंने, सलाम है जज्बे को उनके, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, हिंदू मुसलमानों को जोड़ने की उन्होंने वहाँ पर स्पीच की है। आप उसको सुनिए जी, वो हर हिंदू भाई को सुनने की ज़रूरत है। जी। गुलबर्गे में जो प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं, वो जो महिला का जो बयान है, आप सुनिए उनको, कितने अच्छे से हमारे सिख भाई वहाँ पर जो है ना अच्छी इस पर भाईचारे की बात की हैं। ऐसे कई सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू, सिख, ईसाई हैं जो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर देश का माहौल ख़राब ना हो, यहाँ पर एजुकेशन पे बात की जाए, यहाँ पर रोज़गारी पे बात की जाए, यहाँ पर हेल्थ सेक्टर पे बात की जाए, लेकिन इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करता। सिर्फ यहाँ पर दंगे फसादात करने में वो पूरा अपना रोल अदा कर रहा है, और दंगे फसादात को रोकने में जो अपना रोल अदा कर रहे हैं वो डिजिटल मीडिया है। तो ये इन लोग जो ये एजेंडा सेट कर रहे हैं और ये जो सर्कस दिखाया जा रहा है, किस बात से लोगों को हटाने के लिए ये सर्कस बताया जा रहा है? वही मैं जो अब जिस तरह से आपने जिक्र किया, जो हमारे राजा बाबू हैं, ये जो मेन जो सबसे बड़ी ताकत पॉलिटिकल पार्टी, पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी बन के बैठी है आज के दौर में, जो मोदी सरकार है, ये यहाँ पर अब जब भी इलेक्शन आता है, इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे वो लोग वोट मांग सकें। तो यहाँ पर क्या होता है, डिवाइड एंड रूल। यहाँ पर मुसलमानों से इनको नफरत पैदा की जाए कि पूरे हिंदू जो है ना नफरत पैदा करें, और जितने भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको मुसलमानों की पार्टियाँ यहाँ पर पेश बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात अभी भाई, जिस तरह से आप देखेंगे ये तमाम तमाशे जो चल रहे हैं मुल्क में, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो राजा बाबू हैं मोदी साहब, उनके जो दोस्त हैं अंबानी और अडानी, उनके प्रोजेक्ट को यहाँ पर कामयाब बनाने के लिए, उनके बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, तमाम किसानों का भी आप अगर जिक्र मुद्दा देखेंगे, किसानों के खिलाफ भी जो बिल पास किया जा रहा था, कृषि बिल, वो भी उनके दोस्तों को
फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाया जा रहा था, लेकिन किसान वहाँ पर एजिटेशन करके उसको वापस लेने पे उनको मजबूर किए हैं। तो ये जो तमाम तमाशे चल रहे हैं उनके दोस्तों को खुश करने के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। और एक चीज़ हाल ही में आप मीडिया में देखेंगे, ईडी की ऑफिस जलने का आपको वीडियो नज़र आया है। ये जली है, ये जलाया गया है, क्योंकि वहाँ पर नीरव मोदी और उनके ऐसे कई जो देश को लूट कर भागे हैं, करोड़ों रुपया देश का लूट कर भागे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स ईडी के ऑफिस में मौजूद थे। ईडी की ऑफिस अचानक जल जाती है और वहाँ पर तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं। क्या तमाशा चल रहा है, इस चीज़ को जनता को समझने की ज़रूरत है। तो जनता को ये चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है, इसीलिए हिंदू मुस्लिम का सीरियल चलते रहना है। तमाशे चल रहे हैं और तमाशा देखने वाली लोगों की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है। बार बार मैं भी ये कहता हूँ, और रवीश कुमार और अभिषा शर्मा, तमाम लोगों का भी यही बोलना है और मेरा भी यही बोलना है कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया को आप देखना बंद करिए। उन तमाशों को जितना आप एंटरटेन करेंगे उतना ये तमाशे और बढ़ते जाएंगे, जिससे देश का नुकसान है, आपका नुकसान है, मेरा नुकसान है, हर देश के नागरिक का नुकसान है। जी, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जो आप चल रहे हैं, एजिटेशन चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो इस बारे में अब आप ग्राउंड पे जो है रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने रैली का भी कवरेज लिया हुआ है रिसेंटली, तो इस ताल्लुक से क्या नज़रिया है आपका? देखिए, वक्फ बोर्ड के ऊपर मेरा नज़रिया ये है कि जो हाल ही में मोदी सरकार ने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो यहाँ पर पास करवाया है, इससे इसका मकसद क्या है? बार बार मोदी सरकार ये कहते नज़र आ रही है कि हमने मुसलमानों के फ़ायदे के लिए तब्दीली की है। ऐसा नहीं है। अगर मुसलमानों के फ़ायदे के लिए तब्दीलियाँ होती तो क्या मुसलमान आपको सड़कों पे नज़र आते हैं? सबसे बड़ा जोक ये है बड़ा कि जोक ये है। बीजेपी मुसलमानों के फेवर के वास्ते में या डेवलपमेंट के वास्ते वो कैसे, वो तो सबको पता है, लेकिन फिर भी अगर वक्फ बोर्ड के जी वक्फ अमेंडमेंट करने पर ये बात कही जा रही है कि मुसलमानों का इसमें फ़ायदा है, तो अगर मुसलमानों का फ़ायदा होता तो क्या मुसलमान सड़कों पे नज़र आते हैं? जाहिर या वक्फ बाय यूज़र जो वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है, इससे तमाम मसाजिदों को नुकसान होने वाला है, तमाम क़ब्रिस्तानों को नुकसान होने वाला है, असल फ़ायदा किसका होने वाला है? मदरसों को नुकसान होने वाला है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा बार बार हर चीज़ में सिर्फ ये मोदी सरकार, मोदी के जो दोस्त हैं, अंबानी, अडानी और दीगर जो दोस्त हैं, उन्हीं का फ़ायदा इसमें होने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करने के बाद तमाम मसाजिदों पर ये लोग जो है ना हावी होंगे, और जो खुली ज़मीनें वक्फ बोर्ड की रखी हुई हैं, इस पर जो है ना प्राइम प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये अपने दोस्तों को वहाँ पर देने का काम करेंगे। और इसमें देखिए, जो सड़कों पर उतर कर जो एहतजाज भी हो रहे हैं, और गुलबर्गा में जो ये प्रोग्राम भी जो रखा गया था, तो ये गुलबर्गा में भी जो प्रोटेस्ट हुआ, ग्रैंड प्रोटेस्ट रैली निकाली गई, उसके बाद जो हाल ही में जो पीर बंगाली ग्राउंड में जो प्रोग्राम वहाँ पर हुआ, वो भी अच्छा कामयाब प्रोग्राम रहा। कई मेहमान वहाँ पर आए थे, आपने देखा। ये जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मैं यहाँ पर मुस्लिम लीडरों से ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा एजिटेशन करिए जैसा किसानों ने किया था। यहाँ पर बड़ी कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ ज़्यादा जो है लोगों की जाने की शहीद हुए वहाँ पर, अपनी जानें देकर वो बिल को वापस कराएं। मुसलमान क्या कर रहे हैं? सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी वहाँ पर वो ये समझ रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है, आपको भी सड़कों पर उतरना है। जिस तरह से CA/NRC का हमारा एहतजाज हुआ था, शाहीन बाग में कई हमारी बहनें वहाँ पर बैठकर इनकलाब लाई थी, तो इस बिल में भी जो है ना बैठना है, क्योंकि ये यहाँ पर रुकने वाली चीज़ नहीं है। आप देखिए, लगातार मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या ये लोग सिर्फ यहीं पे नहीं रुकने वाले हैं जी? जिस तरह से आप देखेंगे, CA/NRC है, ट्रिपल तलाक है, हिजाब का मामला है, अब ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का मामला है, इसके बाद आने वाले दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, और ऐसे और कई क़वानीन बनाने की वो लोग प्लानिंग में लगे हैं, जिससे पूरी पॉलिसी है वो यही सिर्फ मुसलमानों पे हमले करते रहना है। मुसलमानों पे हमले करो, हिंदुओं को जो है ना वहाँ पे खुश करो, खुश करने का नाटक करो, फिर यहाँ पर जो है जो भी स्टेट में इलेक्शंस होंगे वहाँ पर वोट बटोरने का काम करो। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज हमले कर रहे हैं, अभी देखिए इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं, चर्चेस पे भी हमले हो रहे हैं, चर्चेस पे हमले हो रहे हैं, दलितों पे हमले हो रहे हैं, अम्बेडकर स्टैचूज पे हमले होते हैं, अम्बेडकर की मूर्ति पे। और हाल ही में आपने देखा अमित शाह का बयान, इतना वहाँ पर जो है ना वो अम्बेडकर साहब के खिलाफ वो बयानबाजी करते नजर आए। बात थी। इस पर मैं एक राहत इंदौरी साहब का शेर आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा कि लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सही बात, सिर्फ मुसलमानों के घर जलने वाले नहीं हैं। आने वाले दिनों में हर कास्ट, हर कम्युनिटी के लोगों के घर जलने वाले हैं, सब बर्बाद होने वाले हैं। आने वाले दिनों में देश को बर्बाद होने में सबसे बड़ा रोल ये मोदी सरकार और ये मेन स्ट्रीम मीडिया
अदा करेंगे और यही इसके जिम्मेदार होंगे। यही मैं समझाना चाहता हूँ। जी, तो आपका पैगाम देश की पब्लिक, देश की आवाम के नाम? मेरा पैगाम बस यही है कि आप लोग जब भी इलेक्शंस आते हैं उन पार्टियों को वोट मत दीजिए जो धर्म के नाम पर बयानबाजी करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, ये तमाम चीज़ें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जिस भी स्टेज पर खड़े होकर ये बयानबाजी हो रही है उस पार्टी को वोट देना बंद करिए। आप सवाल करिए वोट देने से पहले। आप अगर हिंदू हैं, सामने वाला कैंडिडेट हिंदू है तो मैं हिंदू उन हिंदू वोट। आप मुसलमान हैं, सामने वाला कैंडिडेट मुसलमान है, उन मेरे कास्ट का है, मैं उसको वोट। ऐसा नहीं, आप उससे सवाल पूछिए कि आप जीतने के बाद हमारे लिए क्या करेंगे, आप सोसाइटी के लिए क्या करेंगे, सड़कें कितनी बननी बाकी है, कितनी बनाएंगे, रोज़गार के लिए क्या करेंगे, हॉस्पिटल्स कितने बनाएंगे, स्कूल्स कितने बनाएंगे। आज आप हर स्टेट में जाकर आप गौर करेंगे, गुलबर्गा में अगर आप गौर करेंगे तो कितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और उनकी हालत क्या है, कौन पूछने वाला है। हॉस्पिटल्स कितने हैं, उनकी हालत क्या है, कौन पूछने वाला है। रोज़गार का जरिया क्या है, कौन पूछने वाला है, कोई नहीं। अरे फलाने कैंडिडेट मुस्लिम है, फलाने पार्टी अच्छी है, वोट दो। अच्छे लीडर्स अगर आपके सामने आएंगे, कुछ इनकलाब उनके अगर ख्वाहिश है, अगर मेरी ख्वाहिश है, मैं अगर कुछ तब्दीलियाँ लाना चाहता हूँ, मैं अगर इलेक्शन में खड़ा हूँ, अगर आप मेरे को वोट नहीं देंगे तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी। और मेरी हिम्मत टूटते हुए अगर कोई और दूसरा अच्छा लीडर अगर देख रहा तो वो हिम्मत नहीं करेगा आगे आने की। आप करप्टेड लोगों को वोट दे रहे हैं, करप्शन बढ़ता जा रहा है। इससे जो है ना आपका यहाँ पर भला हो रहा है और आपकी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है वो आने से पहले ही तबाह हो रही है। देश की बर्बादी है। और 2014 से अब तक 10-15 सालों में देश हमारा कई साल पीछे चला गया। तो मेरा ये मैसेज है कि आप सबसे पहले अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दीजिए, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट नहीं देती है तो इंडिपेंडेंट कोई अगर अच्छा कैंडिडेट खड़ा है तो आप उसको वोट देकर जिताइए, फिर बाद में उससे कमेंटमेंट करिए। आपके भरोसे पे आपने क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट जिताया है, आप जिस पार्टी को कहेंगे वो पार्टी में जाकर वो काम करेगा आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। बिल्कुल। तो पब्लिक जो है अच्छे लोगों को जिताने का काम करे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के हो या इंडिपेंडेंट हो। और इसके अलावा और एक मेरा पब्लिक के लिए ये मैसेज है कि आप जो है मेन स्ट्रीम मीडिया का टोटली बाइकआउट करिए। उन चैनलों का जो मोदी सरकार की और मोदी के दोस्तों के जो अंडर काम कर रहे हैं, हर दिन सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे चैनल्स को देखना बंद कर दीजिए। मैं बार बार यही बात पे मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि मोदी सरकार बाद में नुकसान पहुंचा रही है, मीडिया पहले नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि आप तक वो बात, नफ़रत आपके जहनों में डालने का काम सबसे ज़्यादा रोज़ ये मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है। आप उसको टीवी पर देखना बंद कर दीजिए और यूट्यूब, फेसबुक पर भी जो उनके चैनल्स हैं अनसब्सक्राइब करिए, उनको देखना बंद कर दीजिए। और जो हक की आवाज़ उठा रहे हैं, हक के लिए काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर उतरकर जो है ना आवाम के इश्यूज़ को आपके सामने रख रहे हैं, ऐसे चैनलों को आप सपोर्ट करिए, ऐसे चैनलों को देखिए। और सबसे बड़ी बात, आपके अगर फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी अगर कोई ऐसे वीडियो आ रहे हैं, पहले आप उसको सही तरीके से उसकी वेरिफिकेशन करिए, वेरीफाई करिए, चेक करिए वो जेन्युइन हैं या रूमर्स हैं या फेक हैं। कोई भी वीडियो आ रहा है आप शेयर कर दे रहे हैं, इससे आपका भी नुकसान है, आपके ऊपर इससे कानूनी कार्रवाई भी आपके ऊपर हो सकती है। आप कुछ भी चीज़ आ रही है उसको शेयर मत करिए, आप जेन्युइन न्यूज़ों को शेयर करिए, फेक न्यूज़ों को आप अवॉइड करिए, नफ़रत फैलाने वाले खासकर वीडियो को अवॉइड करिए। और मैं यहाँ और एक चीज़ आपके सामने ये रखना चाह रहा हूँ, देखिए होता क्या है, अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स को आपने देखा होगा, यत्नाल जो बीजापुर का एमएलए है, हर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयाना देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते नज़र आता है, कुरान की बेहरमती करते हुए नज़र आता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, इनके खिलाफ बयानबाजी नहीं होना चाहिए, इनके खिलाफ हर पुलिस स्टेशन में केसेस बुक करो। और इसके ऊपर भी एक ऐसा प्रोटेस्ट होना चाहिए, ऐसे बड़े लेवल का प्रोटेस्ट होना चाहिए, किसी का नाम का नहीं होना चाहिए, तो इसके खिलाफ कानून बनने तक एहतजाज होना चाहिए कि भाई इतनी आसानी से कोई भी किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट कैसे कर सकता है, कम्युनल उनके मज़हब को गाली कैसे दे सकता है। इसके खिलाफ ऐसा कानून बनना चाहिए, कोई एक अल्फाज बोलेगा तो उसको जेल होनी चाहिए। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, ये लोग पहले से डिसाइडेड हैं, ये लोग हमारे ज़रिए अपना पॉलिटिकल प्रचार कराने के लिए हमारे मज़हब को गाली दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उनके और फोटो लेकर एहतजाज करके उनको फुल
हीरो बना दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा, घर में बैठे हुआ एक सड़क चाप बच्चा भी, छोटा मामूली, वो भी क्या कर रहा, फेसबुक पे मक्का मदीना के फोटोज को जो है ना बेहरमती करते हुए नजर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कमेंट करते हुए नजर आता है। भी उसको ये ख्वाहिश है, उसको ये मालूम है मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों के पैगम्बर को गाली दो, मुसलमानों के मजहब को गाली दो, ये लोग एहतजाज करके हमको हीरो बनाएंगे। तो हर लफंगे का जो है ना ये शॉर्ट टर्म, उसको फेमस होना है तो मुसलमानों को गाली दो, बिल्कुल, किसको भी फेमस होना है मुसलमानों के मजहब को गाली दो, ये ट्रेंड बन गया है। तो इसके खिलाफ हर उस शख्स के खिलाफ एहतजाज करने के बजाय हमें एक कानूनी कार्रवाई के ऊपर काम करना है और हुकूमत से मुतालिबा करना है। जब तक मुतालिबा करना है, जब तक इसके खिलाफ कानून नहीं बन जाता। बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर कानून बनना, क्योंकि हर आए दिन मुसलमानों के सेंटीमेंट्स को हट किया जा रहा है। और मेन स्ट्रीम मीडिया इसमें क्या रोल अदा करता है, मुसलमानों के वो जो नारे हैं सर तन से जुदा। देखिए, आपके बाप को अगर कोई गाली देगा तो भी आप यही गुस्से में बोलेंगे, मार दूंगा, काट दूंगा। तो जब मुसलमानों के पैगंबर को कोई गाली देगा तो उनके गुस्से में अगर कुछ अल्फाज निकलते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको फोकस करते हुए बता रहा है, कर जो है कट पेस्ट करके उतना ही बता रहा है, देखो सर तन से जुदा, मुसलमान घर काटने की बात कर रहे हैं, मुसलमान काट मार करने की बात कर रहे हैं, मुसलमान देखो इनका जहन का सारे जो मुसलमानों के सेंटीमेंट्स को हट किया, उसके ऊपर कितने डिबेट्स ये लोग चलाए हैं, यत्नाल के ऊपर कितने डिबेट्स। ये मेन स्ट्रीम मीडिया का ये जो कमाल है ना, कैमरा और आपके हाथ में है, एडिटिंग करो, जहाँ लगाओ। मोदी बोले कि आलू डालूंगा मैं और सोने की इधर से जो है वो निकालूंगा, वो बयान राहुल गांधी रिपीट कर रहे थे, तो राहुल गांधी का क्लिप कट करके उसको पब्लिक में ये दिखे कि राहुल गांधी बोल रहे, पप्पू बना दिया राहुल गांधी। तो पब्लिक कितनी हमारी बेवकूफ हो रही है कि पब्लिक ये चीज को एक्सेप्ट कर रही है, जबकि रियल बयान किसका था, रिवर से गैस कौन बनाने वाला था, नाली में से गैस निकाल के चाय कौन बनाने वाला था, क्लाउड में रडार को कम कौन करने वाला था, है ना। तो ये और एक कॉल करके वॉर किसने रुकाई थी, ये तमाम जो बेवकूफ़ी के जुमले हैं ये किसके हैं, पप्पू कौन है, ये सारे लोगों के सामने है। बिल्कुल। मगर अभी आप जैसा बोले, हर लफंगे, फालतू और बेवकूफ इंसान का काम आज शॉर्टकट सक्सेस हीरो बनने के लिए क्या है, के लिए मुसलमानों को आगे तेरे बातें करो, इस्लाम के बारे में कुछ बोलो। अब मुसलमान भी जज्बात में आके प्रोटेस्ट करेंगे, वही बता। और जो उनके है देश को काटने बांटने के जो जिनके दिमाग में जहर भरा हुआ है, वो चंद लोग हैं। वो चंद लोग ही मीडिया में ऐसा आते हैं कि जैसे सारे लोग यही है, सारे लोग नहीं है ऐसे। अगर ऐसा रहता तो फिर देश का हाल बड़ा खराब हो जाता था। सही बात है, मैं वही बताना चाहता हूं। अभी भी मेजॉरिटी देश की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारे के साथ में रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। ये चंद नफरती जो पिट्ठू है, ये नफरती पिट्ठुओं को ज़्यादा फेम देना और इनके न्यूज़ेस को ज़्यादा शेयर करना, इससे बचने की ज़रूरत है। सही बात है जी। तो एक आखिरी सवाल आपसे यही है कि आपकी तरफ से तमाम देशवासियों के लिए एक फ़ाइनल मैसेज क्या है? मेरा फाइनल मैसेज यही है कि देखिए, आज के जो हालात हैं, हमारा देश हर दिन बहुत पीछे चला जा रहा। आप देखिए चाइना में जिस तरह से काम हो रहा है, वहाँ पर जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो आज आने वाले दिनों में चाइना जो है मुल्क का सबसे नंबर 1 एक कंट्री बनकर उभरने को तैयार है। हमारे प्लान क्या हैं इसके पीछे, हमारे नज़रिए क्या हैं, इस पर हमको काम करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज़, मज़हब की जो राजनीति जो लोग कर रहे हैं, उनसे हमको बचने की ज़रूरत है। सब लोगों को अपने होश हवास से जो है ना वोट देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार वोट है। वोट हम ऐसी पार्टी को देना चाहिए, ऐसे लीडर को देना चाहिए जो शायद मुल्क में और अपने इलाक़ों में बदलाव ला सकता है। ऐसे लोगों को वोट दीजिए। और मैं बार बार यही बात आपसे कहूँगा, और मेरा आखिरी मैसेज भी यही रहेगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया से बच के रहिए, क्योंकि सबसे जहरीला सांप आज के दौर में मोदी सरकार के पास, जैसे मैंने बताया, मदारी के पास सबसे जहरीला सांप अगर कोई है तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया है। ये हमारे जो मोदी साहब मदारी का रोल अदा कर रहे हैं, और उनके पास सबसे जहरीला सांप मेन स्ट्रीम मीडिया है। और हमको सबसे पहले इससे ही बचने की ज़रूरत है, क्योंकि यही हमको रोज़ रोज़ ढसने का काम कर रहा है, और इसका जहर ऐसे फैल रहा है लोगों के जहनों में, जिसके सिम्टम्स आपको हर रोज़ दिखाई देंगे। कई जगहों पर मॉब लॉन्चिंग्स हो रहे हैं, कई जगहों पर तरकारी वाले को भी धर्म पूछकर तरकारी खरीदी जा रही है। और जोमेटो का कोई बंदा अगर मुस्लिम है तो उसके पास से ख़रीदने के लिए लोग इनकार कर रहे हैं, तू मुसलमान है, तेरे पास से हम नहीं लेंगे। क्या मैसेज ये लोगों में
देने की कि कोशिश देश कर को रहे हैं। काटने और देश बचने को का जो काटने है का वो बात साजिश है। इससे बचने की ज़रूरत है। और अपने अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए जिस तरह से ये नौटंकी चल रही है, लोगों को डिजिटल मीडिया का, अपने मोबाइलों का सही से इस्तेमाल करना है। आज के हालात में सबसे बड़ा हथियार मोबाइल है, जिससे नुकसान भी हम ही ला सकते हैं और फ़ायदा भी हम ही अपने आप को पहुंचा सकते हैं। अच्छी चीज़ देखिए, अच्छी चीज़ लोगों में शेयर करिए, और हो सके तो अपने ज़रिए भी कुछ अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, और जो अच्छा पैगाम पहुंचा रहे हैं उनको सपोर्ट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर में हमारी तरफ से यही है कि जनता जो है हमारी देश की, वो तमाम अपने जो सोशल यूसेज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप सही मैसेज और सही बात जो है देश के हित में वो लोगों तक पहुंचाइए। और टीवी से ज़रा बाहर निकलिए। लोग बाहर जो है वो सब आराम से कॉमन एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहने वाले हैं। तो भाईचारगी को बढ़ाने वाले मामलात करने की कोशिश करिए, और ऐसे प्रोग्राम्स करिए और ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करिए जहाँ पर लोग एक दूसरे से, दूसरे मज़हब वालों से मिलते हैं, बात करते हैं और साथ मिलकर जो है देश की तरक्की और उन्नति के बारे में कोशिशें करते हैं। आप तमाम का शुक्रिया, और हमारे मेहमान जनाब मोहम्मद वसीम शेख का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने इस एपिसोड में मुझे दावत दी और मुझे मौका दिया कुछ अपनी नज़रियात लोगों के सामने शेयर करने का। और ये मेरा पहला ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें मैं यहाँ पर बैठकर जवाब दे रहा हूँ और आप सवाल कर रहे हैं जी। क्योंकि पिछले 10 सालों में मैं सवाल लेते आया हूँ। ये पहला वीडियो जिसमें मैं जवाब दे रहा हूँ और मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। पहला ये मेरा एक्सपीरियंस है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे आने वाले दिनों में यादगार रहेगा मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी बातचीत रही है, ये कंटेंट हमारे देश के हित में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, और जनता जो है हमारी, जो देश के अवाम है, देश की अवाम को ये बात समझ में आएगी कि क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत है। और इसी तरीके के कंटेंट को और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ दी एचआरएस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।